हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज है, हमारा पेड टेस्ट सीरीज चलता है, उसके हम सॉल्यूशन को यूट्यूब पे चर्चा कर रहे हैं। और ये लेक्चर नंबर 2 है, मतलब कि टेस्ट नंबर 2 को हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने टेस्ट नंबर 1 है उसको काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया था और उसको आपने बहुत अच्छे से प्यार दिया था। उसी कारण से आपका रिक्वेस्ट आ रहा था, तो मैं इस टेस्ट को 10 तक कंटिन्यू कर दूंगा। जो भी टेस्ट मैंने प्रोवाइड किया है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। बस आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे जो स्टूडेंट्स जिनको नीड है उनको ये मिल सके और उनकी हेल्प हो सके और मेरा व्यू भी जो है वो बढ़ सके। ठीक है, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, मेरा व्यू भी इससे बढ़ेगा और जो कि मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि वो मेरे मोटिवेशन का काम करता है। इसीलिए मैं अभी 1 मिनट निकाल के इस बारे में मैंने आपको बताया है कि ये जरूर कर दीजिएगा। आपको मैं कंटेंट बेस्ट दूंगा, ये इसका टेंशन नहीं लेना है। बस आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा व्यू है उसकी संख्या बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि आपको अभी भी कुछ लोग ड्यूरेशन पूछते हैं एग्जामिनेशन की कमेंट में, तो आपको 90 मिनट का 90 क्वेश्चंस मिलेंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा टोटल के लिए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, याद रखिएगा, लेकिन नोट करके एकदम लिख लीजिए। नोट करके लिख लीजिए कि जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, चाहे आप ऐसे लिखते हो, प्रिसाइज लिखते हो, सेनो लिखते हो, एंटो लिखते हो, मिसेस पेट लिखते हो, वहां पे नंबर काटे जाएंगे। वहां पे जो नंबर है वो काटे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग वो है, वो आप नहीं लिखते हो उस अकॉर्डिंग, इस कारण से आपका नंबर कटता है। बाकी ऑब्जेक्टिव जो 30 होगा वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आपको फुल में फुल अटेम्प्ट करना होगा। उसी तरह से जीके वाला सेक्शन, मतलब जितना भी डिस्क्रिप्टिव है ना, वहां पे नंबर कटेंगे यदि आप अशुद्धियां करते हो, अच्छा नहीं लिखते हो, तब नंबर कटेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सेक्शन नंबर 1 से बढ़ते हैं। आपको पता है कि इसमें 5 सेक्शन मिलता है, तो सेक्शन नंबर 1 से चर्चा करते हैं, जहां पे सबसे पहले आपको 30 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला जो है वो 10 हम कंप्यूटर को देखेंगे, उसके बाद इसका 5 एब्रिविएशंस होता है उसको देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीयू रजिस्टर इज यूज्ड बाय एएलयू टू स्टोर ऑपरेंड्स। ठीक है, आपको पता है कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसमें 3 यूनिट होते हैं, एक एएलयू होता है, एक सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और फिर बाद में उसका मेमोरी होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और सीयू। और इसी सीपीयू में आपको रजिस्टर मिलता है, इसी सीपीयू में आपको रजिस्टर मिलता है, और जो ये रजिस्टर्ड है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है और सबसे साइज इसका कम होता है। ठीक है, सबसे साइज इसका कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। और रजिस्टर जो है, वो सीपीयू का रजिस्टर है, वो यूज करता है एएलयू को स्टोर करने के लिए ऑपरेंड्स। तो वो कौन सा है? तो वो एक्यूमुलेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बन जाएगा, वो एक्यूमुलेटर होगा। जो एक्यूमुलेटर होता है एक टाइप ऑफ रजिस्टर है। रजिस्टर का कई सारा टाइप होता है, मैंने काफी डिटेल से जो अपना वीडियो है वहां पे एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को जाके आप चेक कर लोगे। अब ये कंप्यूटर का जो सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वहां पे जो जो रजिस्टर है वो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल डेटा को कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में वो रखता है। तो एक्यूमुलेटर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि इनिएक, इडवैक, ये सब जो है वो एग्जाम्पल है किस जनरेशन के कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जनरेशन से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका सिलेबस में ही वो दिया गया है। तो यहाँ तो आपको ये इनिएक और एडवैक पूछा जा रहा है कि किस जनरेशन का है, तो ये तो पहला जनरेशन का है, आसान सा सवाल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, यहाँ से कुछ सवाल है जो पूछे जाते हैं, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, इसका डेट आपसे पूछा जाएगा कि इसका समय कब है, तो ये समय इसका 1940 से लेकर 56 तक आएगा। ठीक है,
कहीं कहीं डेट 1-2 बरस आगे पीछे आपको मिल सकता है। 1940 से 56 तक आएगा। अब आपसे भी इसमें पूछा जाएगा कि इसमें किसका यूज किया गया था, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब है, निर्वात जो ट्यूब है उसको यहाँ पे यूज किया गया था। इसमें विशेषताओं में बात करें तो यह बहुत बड़े आकार का होता था, एक एक रूम का होता था, बहुत इसमें गर्मी निकलता था, यह बहुत धीमा था और बहुत महंगा था। बाकी डिटेल से आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर की बात करें तो वो 1956 से 63 तक रहा, 63 तक रहा, और इसमें जो है वो ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर है उसका यूज किया जाने लगा। ठीक है, इसकी विशेषताओं में बात करें तो आकार थोड़ा सा छोटा हुआ, तेज गति हुई पहले की अपेक्षा, कम गर्मी था और ज्यादा विश्वसनीय भी हुआ था। उसके बाद थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर की बात करें तो इसकी डेट्स भी आपसे पूछी जाएंगी, ईयर पूछा जाएगा। तो 1964 से लेकर 71 तक का जो है वो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर कहलाएगा। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर को हटाकर इंटीग्रेटेड चिप है वो लाया गया था, आईसी चिप है वो लाया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। यह जो है वो बहुत ज्यादा छोटा आकार हो गया था, उससे और छोटा हो गया था, अधिक विश्वसनीय हो गया था, मल्टीटास्किंग यहाँ से संभव हुआ था। तो थर्ड जनरेशन से ही मल्टीटास्किंग संभव हुआ, मतलब एक बार में ही आप बहुत ज्यादा काम में कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जनरेशन आता है। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम है वो 1971 से लेकर अभी प्रेजेंट तक चलेगा। ठीक है, इसमें यदि बात करें तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाया जाता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो लार्ज स्केल पे लगाया जाता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो इसमें लगाया जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन है वहां पे अल्ट्रा लार्ज स्केल लगाया जाता है, जिसमें फिफ्थ जनरेशन में यदि आप बात करते हो कि वर्तमान में चल रहा है, जिसमें एआई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनरेशंस के बारे में यही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आप वो चार्ट देखिएगा, मेरा पीडीएफ है उसमें, वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी, और वीडियो में तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तीसरा नंबर का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस से पूछा जा रहा है। इनपुट डिवाइस के बारे में आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि वो एक पेरिफेरल डिवाइस की तरह यूज होता है। तो पेरिफेरल डिवाइस उसको बोलते हैं जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो, कंप्यूटर के अगल बगल में रहता हो, जैसे प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, कंप्यूटर में थोड़ी होता है, कंप्यूटर के अलग होता है। स्कैनर कंप्यूटर के अलग होता है, तो वो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस है जो कि जनरल कंट्रोलिंग डिवाइस है, जैसे आप माउस से कंट्रोल करते हो उसी तरह से यह भी कंट्रोल होता है, जो कि हाथ में आपको आता है और स्टिक की तरह दिखता है। तो एक ही तो ऑप्शन बच रहा है ना, जॉय स्टिक, और कोई ऑप्शन तो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो जॉयस्टिक ही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसका जॉयस्टिक ही होता है। तो आपको ध्यान में रखना है इसका आंसर क्या होगा, तो जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट में एक चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ, इनपुट और आउटपुट को पहचानना है, कभी गलती नहीं होगा। इनपुट मतलब आप कुछ दे रहे हो कंप्यूटर को, आउटपुट मतलब कंप्यूटर आपको कुछ दे रहा है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखोगे, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ये जो जॉय स्टिक है वो गेम खेलने के लिए यूज होता है बेसिकली। ठीक है, जॉय स्टिक जो गेम खेलना है उसके लिए यूज किया जाता है। तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, चौथा नंबर का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूअसली एट सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल। कौन सा इसमें से मेमोरी है जिसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, यदि हम रिफ्रेश नहीं करेंगे ना तो उनका डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। डेटा जो आपके पास जो आपने जो सेव करके रखा है वो लॉस हो जाएगा। जैसे सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें डेटा आप सॉल्व सेव करके रखते हो, तो क्या वो रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, तो नहीं करने की जरूरत होती है। मेमोरी दो टाइप से बढ़ता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी जो है ना वो कभी भी इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी जितने भी होते हैं उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, एक्सेप्ट रोम, रीड ओनली मेमोरी को छोड़कर सारे जो मेमोरी होते हैं वहां पे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, वो वोलेटाइल होते हैं मतलब अस्थाई होते हैं। और ये वाला जो सारा होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। ठीक है, ये अस्थाई होता है, मतलब नॉन वोलेटाइल होता है, ध्यान में रखिएगा। और ये वोलेटाइल होता है, मतलब डेटा खत्म हो जाएगा।
ठीक है। तो रोम रीड ओनली मेमोरी ही ओनली एक ऐसा होता है जिसको जो है वो रिफ्रेश करने की आवश्यकता बार बार पड़ती है। ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कंटिन्यूअसली रिफ्रेश किया जाता है, सवाल ये है। तो कैचे मेमोरी क्या है? तो वो प्राइमरी मेमोरी है। कैचे मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी है, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूअसली एट अ सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल? तो कैचे मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, यह भी वोलेटाइल मेमोरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इसको कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करने की आवश्यकता हो। कंटिन्यूअसली यदि रिफ्रेश करने की आवश्यकता है तो वो ओनली डी रैम होता है। ठीक है, ओनली डी रैम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से आंसर बनेगा हमारा, डी रैम यहां से आंसर बन जाएगा। ये जो डी रैम और एस रैम है ना, एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैम। ठीक है, एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैंडम असेस मेमोरी, और डी रैम मतलब होता है डायनेमिक रैंडम असेस मेमोरी। जो डी रैम होता है ना, डायनेमिक रैंडम असेस मेमोरी हो जो होता है, वो जो है वो यूज करता है कंप्यूटर के मेन मेमोरी की तरह। ये जो है ना डी रैम, वो कंप्यूटर का मेन मेमोरी की तरह इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये चीप होता है बनाना, ये सस्ता होता है बनाना एज कंपेयर टू एस रैम। एस रैम महंगा होता है। ठीक है। और इसमें ये एस रैम जो महंगा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये जो है वो कैपेसिटर का बना हुआ होता है, डी रैम जो है वो कैपेसिटर का बना हुआ होता है, और ये हमेशा जो है वो चार्जेस लॉस करते रहता है। इसीलिए इसको, ये जो सिस्टम है वो हमेशा जो है वो इसको मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। वहीं जो स्टैटिक रैम है ना, वो वो फ्लिप फ्लॉप का बना होता है, वो फ्लिप फ्लॉप का बना होता है, जिस कारण से इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखने वाली यह बात है कि मैंने बताया ना कि प्राइमरी मेमोरी जितनी भी होती है ना, वो सारे वोलेटाइल होते हैं। तो ये दोनों वोलेटाइल ही हैं, लेकिन रिफ्रेश करने की आवश्यकता बार बार होती है डी रैम को। ठीक है। दोनों जो है वो वोलेटाइल ही मेमोरी है, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एस रैम जो होता है वो भी वोलेटाइल है, और आर डी रैम है जो वो भी वोलेटाइल है। दोनों आपको ध्यान में रखना है। जो एस रैम होता है ना, डी रैम है ना, इसका फाउंडर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो रॉबर्ट हीथ बेनार्ड आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट रॉबर्ट हीथ डेनार्ड। ठीक है। ऐसे प्रश्न बेसिकली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा भी टफ कर दिया गया तो ऐसा ना हो कि आपको ना बने, बनना चाहिए। जो डी रैम भी होता है ना, डी रैम होता है वो भी आगे जाके कई सारे पार्टों में बढ़ता है। मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, यहाँ इतना नहीं कर पाऊंगा, टाइम की भी कमी होती है। एक दो होता है एसडी रैम। एसडी रैम मतलब सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो है वो सिंक्रोनाइज होता है क्लॉक स्पीड के अनुसार। क्लॉक स्पीड के बारे में मैंने काफी डिटेल से बताया है। उसके बाद इसका डीडी डीडी एसडीआरएम होता है। डीडी एसडीआरएम होता है, यह भी जो है वो डबल डेटा रेट होता है इसका एसडी रैम से। उसके बाद अभी जो आपको सबसे ज्यादा जो मिलता है, आप फोन यदि देखते होगे, इस संदर्भ में यदि जानते होगे, तो DDR4 अभी यूज किया जा रहा है। जैसे मेरा लैपटॉप है, वहां पे DDR4 जो है वो रैम यूज है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट लैपटॉप आते हैं, मेरा 1 साल पुराना हो चुका है, तो उसमें DDR5 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, DDR5 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको मेमोरीज के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम बढ़ते हैं कि सेमीकंडक्टर मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी डायनेमिक रैम जो डी रैम होता है, वो स्टोर करता है अपने डेटा को, इंफॉर्मेशन को किस में? तो वो स्टोर करता है कैपेसिटर में। मैंने बताया ना कि डी रैम के पास क्या होता है, तो डी रैम के पास कैपेसिटर होता है। और इस रैम के पास क्या होता है, तो इस रैम के पास फ्लिप फ्लॉप होता है। डी रैम के पास कैपेसिटर होता है, तभी तो इसको डेटा को फ्रिक्वेंटली जो है वो मेमोरी रिफ्रेश करना पड़ता है। क्योंकि वो जो है ना चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है, तो जैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगा तो वो कैपेसिटर है वो रिप्रेजेंट करेगा 1 को, और चार्ज जैसे ही हो जाएगा तो वो वैल्यू जीरो को जो है वो दिखाएगा। तो ऐसे करके वो चार्जेस लॉस करते रहता है, इस कारण से उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ध्यान में आपको रखना है कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी?
मिनिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी आपसे पूछा जा रहा है, तो ऐसे प्रश्न आपको बार बार पूछे जाएंगे, तो आपको टोटल एकदम जो क्रम होता है ना, वो क्रम आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे जो छोटा होता है, सबसे छोटा से ही याद रखना है, सबसे छोटा होता है वो बिट होता है। बिट के बाद कौन आता है? तो बिट के बाद आता है निब्बल, और निब्बल के बाद आता है बाइट। निब्बल के बाद आता है बाइट, ठीक है। उसके बाद आता है किलोबाइट, केबी। उसके बाद आता है एमबी। उसके बाद आपको पता होगा, एमबी के बाद आता है केबी हो गया, एमबी हो गया, उसके बाद जीबी आता है। ऐसे करके बढ़ता चला जाता है, तो क्रम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे बिट है, बिट सबसे छोटा है, जिसको बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है, जो कि जीरो और वन से आप समझते हो। तो एक निब्बल में कितना बिट होता है? एक निब्बल में कितना बिट होता है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। तो एक निब्बल बराबर होता है 4 बिट। मतलब बिट इतना छोटा है कि 4 बिट को जब लेके आओगे तब एक निब्बल जाके होगा, ठीक है। और वहीं बाइट की बात करें कि बाइट क्या है, तो बाइट बराबर होता है 8 बिट। जब एक साथ लेके आओगे, 8 बिट जब लाओगे तब जाके वो एक बाइट होगा। बार बार पूछा जाता है ये एग्जामिनेशन में, तो ध्यान में रखिएगा। 8 बिट लाओगे तो एक बाइट होगा और 2 निब्बल होगा, 2 निब्बल। तो क्रम भी याद रखना है, और ये वाला जो मैंने बताया ये भी याद रखना है। उसके बाद सबसे पहले बाइट आता है, बिट आता है, फिर निब्बल आता है, फिर बाइट आता है, फिर किलो बाइट आता है, फिर मेगा बाइट आता है, गीगा बाइट आता है। ये आपको पता होगा ना कि किलो बाइट है, उसमें 1 KB में कितना, 1 KB में कितना बाइट होता है? तो 1 KB में 1024 बाइट होता है, ध्यान रखिएगा। 1024 बाइट्स 1 KB में, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होता है। यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया है ना, वही वाला यहाँ चल रहा है। 1 KB में 1024 बाइट्स होता है। उसी तरह से 1 MB में 1024 KB होता है, 1 GB में 1024 MB होता है, 1 TB में 1024 GB होता है। तो टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोनाबाइट और जियोबाइट। तो सबसे बड़ा होगा वो जियोबाइट होगा, लेकिन यहाँ सबसे छोटा हमसे पूछा जा रहा है, और वो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे छोटा पूछा रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा छोटा है एमबी, क्योंकि पेटाबाइट भी इससे बड़ा है, टेराबाइट भी इससे बड़ा है, और गीगाबाइट भी इससे बड़ा है। योटाबाइट आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगा कि योटाबाइट ही सबसे बड़ा है, लेकिन कई सारे ऑप्शन में आगे भी देखने को मिलता है कि योटाबाइट से बड़ा ब्रोंटोबाइट है, योटाबाइट से बड़ा ब्रोंटोबाइट है, और ब्रोंटोबाइट से भी बड़ा जियोपबाइट है। तो सबसे बड़ा जो आपको देखने को मिलेगा वो जियोपबाइट देखने को मिलेगा, और यूजुअली आपको योटाबाइट ही देखने को मिलता है ऑप्शंस में। और यदि योटाबाइट ना रहे तो उससे बड़ा जियोपवाइट होता है। तो ध्यान में आपको यह सब रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन नहीं है? देखिए, सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है। पहला जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और दूसरा जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और तीसरा जो होता है ना, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तीसरा ए भी एक होता है, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, जो सिस्टम को चलाता है। उसके बिना सिस्टम आपका चल ही नहीं पाएगा। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, प्रिंटर ड्राइवर, ये सारे जो है वो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी इसमें कुछ आ जाएगा, जैसे प्रिंटर, ड्राइवर, ये सारे हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, कि ये एक स्पेसिफिक पर्पस इसका होता है। इसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, एक स्पेसिफिक काम होता है। उस काम के अलावा वो और कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे एमएस ऑफिस है, तो इसका काम है वर्ड प्रोसेसिंग का। जैसे ही एक्सेल आएगा, इसका काम हो जाएगा डेटा का, डेटा रिप्रेजेंटेशन का। एक्सेल डेटा का हो जाएगा। उसी तरह से डीबीएमएस होगा, वो मैनेजमेंट का हो जाएगा। तो ऐसे करके सारा अलग अलग हो जाएगा। फोटोशॉप है तो फोटोशॉप का हो जाएगा, पीडीएफ एक्रोबेट है तो वो पीडीएफ से रिलेटेड हो जाएगा। तो ऐसे करके होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर से प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को आराम से आप पढ़ लीजिएगा, मैंने पीडीएफ दे रखा है। उसके बाद पूछा जा रहा है, सीधा साधा यहाँ से आपसे पूछा रहा है, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम।
प्री के एग्जामिनेशन में भी ये पूछा गया था, तो ध्यान में रखिएगा, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो होता है उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर होता है, आपको पता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर होता है? तो हार्डवेयर को आप छू सकते हो, सॉफ्टवेयर को आप नहीं छू सकते हो। जैसे मदरबोर्ड क्या है, तो मदरबोर्ड हार्डबोर्ड है, ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर है। मदरबोर्ड हार्डवेयर है, लेकिन एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। विंडो क्या है, विंडो एक सॉफ्टवेयर है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए होता है। यदि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो तो वो सिस्टम चलाने के लिए होगा। ठीक है, अब आपसे शॉर्टकट की भी पूछे जाएंगे। तो आपसे पूछा रहा है कि कॉपी करना है, एमएस वर्ड की बात कर रहा है। एमएस वर्ड में कई ऐसी चीजें होती हैं ना जो ब्राउजर में जाके चेंज होता है। जैसे ब्राउजर में आप उनको खोल रहे हो ना, तो वहां पे उसका अलग मीनिंग होगा और एमएस वर्ड में उसका अलग मीनिंग होगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे F2, F5, F5 जैसे ही आप क्लिक करिएगा ना एमएस वर्ड में, तो इसका मतलब होता है फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड एंड रिप्लेस इसका मतलब होता है। तो एमएस वर्ड में तो F5 का अर्थ है फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा, कि एक वर्ड को फाइंड करना है, दूसरे को रिप्लेस रिप्लेस करना है या फिर रिप्लेस करना है। तो फाइंड और रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स खुलता है। लेकिन F2 का मतलब अलग हो जाता है। F2 का मतलब वहां पे हो जाता है जब आप सेलेक्ट करना चाहते हो ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को, तो वो F2 का आपको वहां पे यूज किया जाएगा एमएस वर्ड में। लेकिन जैसे ही आप F5 का यूज वेब ब्राउजर में करिएगा, वेब ब्राउजर में करिएगा, तो वहां पे F5 का अर्थ हो जाता है रिफ्रेश से। वहां पे F5 का जो अर्थ है वो किससे हो जाएगा, तो वहां पे रिफ्रेश से हो जाएगा। तो हर जगह वो बदलते रहता है, रीलोड रिफ्रेश करना होता है। तब वेब ब्राउजर में आप इसको यूज कर सकते हो। या तो आप कंट्रोल F भी यूज कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल F5 भी यूज कर सकते हो। तो कंट्रोल F5 यूज करो या फिर F5 यूज करो। तो जब कंट्रोल F5 जब यूज करते हो, तो आप फोर्स करते हो हार्ड रिफ्रेश के लिए। ठीक है, विदाउट यूजिंग कैचे डेटा। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ सवाल हमसे पूछा जा रहा है कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन। तो कॉपी कंट्रोल+C और कंट्रोल+V से पेस्ट होता है। कंट्रोल+P से प्रिंट होता है। कंट्रोल+S से सेव होता है। और कुछ बचा नहीं। कंट्रोल+A से पूरा सेलेक्ट होता है। कंट्रोल+B से बोल्ड होता है। कंट्रोल+R से जो है वो राइट साइड में जाता है इंडेंटेशन। लेफ्ट साइड में जाना हो तो कंट्रोल+L दबाते हैं। जस्टिफाई करना हो तो कंट्रोल+J दबाते हैं। बीच में लाना हो तो कंट्रोल+E दबाते हैं। आपको विंडो को ऑफ करना हो तो कंट्रोल+W दबाते हैं। और बाकी बहुत ज्यादा शॉर्टकट होता है। सबका मैंने लिस्ट वहां पे दे रखा है, एक बार आप जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू इंटरकनेक्ट नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट है, तो इंटरनेट आपके पास आता कैसे है? तो इस इंटरनेट को आपके पास लाने के लिए मोडम होता है। मॉड्यूलेटर, डिमोडुलेटर जो आपको बोलते हैं, तो मोडम होता है। अब इस मोडम के बाद भी आपको कई सारी चीजें यूज करी जाती है। जैसे आप राउटर यूज करो, जैसे आप हब यूज करो, जैसे आप स्विच यूज करो। तो इन सब का इंफॉर्मेशन आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वीडियो में मैंने बता रखा है, पीडीएफ में मैंने दे रखा है। तो ये जो इंटरनेट है ना, इस इंटरनेट पे आप जाते हो तो इंटरनेट क्या है, तो वो www है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, वही इंटरनेट है। ठीक है, वही इंटरनेट है। तो ये इंटरनेट पे आप जाते हो तो कोई ना कोई तो प्रोटोकॉल होगा, उस नियम के अनुसार ही तो आप इंटरनेट पे जाओगे। जैसे आपने इंटरनेट पे कोई सूचना खोजा, जैसे ही आपने यूआरएल को सर्च किया इंटरनेट पे जाके, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है, वो आपने वहां पे डाला, तो उसको डीएनएस रहता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो आपने जैसे ही नाम डाला फेसबुक, आपको फेसबुक खोलना है, तो वो डीएनएस क्या करता है ना, इस फेसबुक को, ये जो नाम आपने डाला, यूआरएल जो आपने डाला, इस यूआरएल को वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। उस यूआरएल को वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। पहले क्या होता था ना, पहले आईपी एड्रेस ही डालना पड़ता था, लेकिन अब जो है ना वो डीएनएस डाला जाता है। और एक सर्वर होता है, एक सर्वर होता है, उस सर्वर में सारा डेटा जो है वो रहता है।
और उसी सर्वर के पास से आपको डेटा जो है वो मिलता है। तो ये आईपी में कन्वर्ट कर देता है आपके यूआरएल को, और उसके बाद ये जो है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज करके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करके ये उससे इंफॉर्मेशन मांगता है, और फिर वही इंफॉर्मेशन एचटीटीपी को यूज करके ही आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब फाइल को ट्रांसफर करना हो तो ये होता है। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये तो इंटरनेट है, www वर्ल्ड वाइड वेब, ये इंटरनेट है। और हमारा जो आंसर होगा ना कि नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करने के लिए जो होता है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें आपको नजर आ रही होगी, एक टीसीपी और दूसरा नजर हो रहा होगा आईपी। दोनों का अलग अलग काम है। टीसीपी का क्या काम है कि डेटा जब ट्रांसफर होता है ना, ये एक बात ध्यान रखिएगा, डेटा जब भी ट्रांसफर होता है तो वो पैकेट्स में होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा ट्रांसफर होता है। तो टीसीपी क्या करता है, उस डेटा को ट्रांसफर करता है। अब ये ट्रांसफर जो होगा ना, वो ट्रांसफर होगा, वो कहाँ होगा, इसके लिए आईपी जो है उसका एड्रेस खोज के रखता है, लोकेशन खोज के रखता है आईपी। तो दोनों का यही काम होता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब जो है वो 11वें नंबर सवाल की हम बात करते हैं। रीजनिंग यहां से स्टार्ट हो गया है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जो लैंप है उसको इतना लिखा जाता है, तो इसी भाषा में फॉर्क को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, फॉर्क को इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले कुछ भी नहीं समझ में आया ना, तो सारा का क्रम आप लिख दीजिए। जैसे एल का क्या होगा, 12 होगा, ए का क्या होगा, 1 होगा, एम का क्या होगा, एम का क्या होगा, तो याद आपको होना चाहिए, एम का 13 होगा। नहीं याद आता है एकदम, वो इजोटी है ना, उसको ध्यान में रखिएगा, उससे याद हो जाएगा। पी का कितना होता है, 16। मैंने कुछ अलग तरीके से याद रखा है। अब इस देखिए, 12 का 24 हो रहा है, 12 का 24 हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, 12 का 24 हो रहा है, एक का 2 हो रहा है, 13 का 26 हो रहा है, 16 का 32 हो रहा है, मतलब सारा दोगुना हो रहा है। तो उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे एफ का कितना होगा, एफ का 6 होगा, ओ का कितना होगा, ओ का 15 होगा, आर का कितना होगा, तो आर का 18 होगा, के का कितना होगा, तो के का 11 होगा। तो जैसे ही 6 का करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 15 का करेंगे तो 30 हो जाएगा, 18 का करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 11 का करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 12 30 36 22, 12 30 36 नहीं, 12 30 36 नहीं, 12 30 36 नहीं, तो 12 30 36 22, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है 12वां नंबर का। ये वाला आपको वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न जब भी पूछा जाए तो इसी तरह से बनता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सभी लॉकेट चेन है, जितने भी लॉकेट हैं वो सारे चेन हैं। तो आप लिख लो, सारे लॉकेट जो है, सारे लॉकेट जो है वो क्या है, वो चेन है, सारे लॉकेट चेन है। उसके बाद पूछा है कि 100% मेडल जो है ना वो लॉकेट है, जितने भी मेडल्स है ना, सारे के सारे मेडल जो है वो लॉकेट हैं, तो लॉकेट के अंतर्गत सारा आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि कुछ रिंग जो है ना वो चेन है, कुछ रिंग है जो चेन है, तो यहाँ पर वाला जितना भी आएगा वो चेन भी होगा, कुछ रिंग चेन हो जाएगा। तो इतना इतना तो आप समझ में आ गया। अब इससे आपको पूछा रहा है कि सभी चेन मेडल है, सभी चेन, चेन सभी है और सभी चेन मेडल है, तो ये वाला मेडल थोड़ी है, ये वाला मेडल थोड़ी है। तो पहला तो गलत हो गया, सीधे सी गलत। दूसरा, सभी मेडल जो है, सभी मेडल के रिंग होने की संभावनाएं हैं, जितने भी मेडल है उनको रिंग होने की संभावनाएं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चेन सभी है लेकिन रिंग, मिडल जो है ना वो रिंग है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो ये ऐसा बन सकता है, आप ही सोचिए, कभी ऐसा बन सकता है। तो यस, ऐसा हो सकता है, संभावना है कि सभी मेडल के रिंग जो है ना, सभी मेडल के रिंग होने की संभावनाएं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से सही हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष दो है वो अनुसरण करता है। ठीक है, तो जो आपका 12वां नंबर का है वहां पे ओनली कंक्लूजन जो दो है वही फॉलो करता है कि सभी मेडल के रिंग होने की संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि कुछ चेन है तो यह भी तो हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए, ऐसे आके हो जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। तो सभी मेडल जो है ना, सभी मेडल के रिंग होने की संभावनाएं बनती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे सही हो जाएगा।
ठीक है, अब हम 13वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर आपसे क्या कहा जा रहा है? 13वां नंबर का सवाल है, एक श्रृंखला दी गई है, उस श्रृंखला में आपको पता करना है कि नेक्स्ट वाला वर्ड जो है वो क्या होगा। नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या होगा। तो 14 से 17 हो रहा है तो कितना जुड़ रहा है? तो आप देख रहे हो कि 3 जुड़ रहा है। 17 से 23 हो रहा है तो कितना जुड़ रहा है? 4 जुड़ रहा है। 23 से 35 हो रहा है, 3 जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है यहाँ ना, ये 6 जुड़ रहा है। उसके बाद 23 से 35 हो रहा है तो 7 और 5 12 जुड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद 35 से 69 हो रहा है तो 5 और 15, 15 और 9, 15 और 9, 15 और 9, 5 और 4 24, तो 24 जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये 24 जुड़ रहा है, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूनी 48, तो 48 जुड़ेगा अगली बार। तो 59 है, इसमें 48 जोड़ेंगे तो 9 8 17 के साथ, हाथ में रहा 1, 5 4 9 1 10, 107 है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बन जाएगा। ऐसे प्रश्न को आप इसी तरह से हल करिएगा, आसान होगा। ठीक है, फिर से कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है कि हस्बैंड है, उसको ये लिखा जाता है, तो हाउस वाइफ को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले तो आप लिख लो कि किसका क्या होता है। तो एच का 8 होता है, यू का जो है वो 21 होता है, एस का जो है वो 19 होता है, बी का जो है वो 2 होता है, ए का जो है वो 1 होता है, एन का जो है वो एन का जो है वो 14 होता है, डी का जो है वो 4 होता है। अब इसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको सजाते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम इसको सजाएंगे तो क्या होगा? 1 2 4 8 14 19 21। अब आप देखिए, 1 का ए, 2 4 का क्या हो जाएगा? डी, एच 8 हो जाएगा, 14 एन हो जाएगा, 19 एस हो जाएगा, और यू जो है वो 21 हो जाएगा। तो इसी तरह से सजाया गया है, समझ में आपको आ गया। अब हाउस वाइफ को हम उसी भाषा में लिख देंगे। हाउस भाषा को तब सबसे पहले तो इसको लिखना पड़ेगा कि एच का कितना होता है। तो इसको आप अरेंज कर लो, ई सबसे पहले आएगा, ई सबसे पहले आएगा। तो उसी भाषा में आपको जब लिखना है तो ई जो है वो सबसे पहले आएगा। तो ई देखिए सबसे पहले कहाँ है? ई सबसे पहले कहाँ है? तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 15वां नंबर का सवाल है कि एक का चयन कीजिए जो अन्य तीनों से अलग हो, डिफरेंट है अदर से। तो जोड़ है, घटाव है, गुना है, भिन्न है, ज्वाइंट, डिक्रीज, मल्टीप्लिकेशन या डिफरेंस। तो इस 15वां नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? तो वो डिफरेंट, भिन्न, ये वाला जो होगा ना वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो भिन्न है ना, वो डिफरेंट भी नहीं, इसको आप इसका फ्रैक्शन करो, और ये जो ऐड है ना इसका ऐड करो, उसके बाद घटाव का वो सब्ट्रैक्ट कर लो, और मल्टीप्लिकेशन ठीक है। बाकी गूगल ट्रांसलेशन ऐसे ही हाल करते रहता है, आप जानते हो। ठीक है, तो 15वां नंबर का कौन सा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 16वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर जो है वो डायरेक्शन से सवाल है। सवाल जो है वो डायरेक्शन से है, और ऐसा सवाल जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया गया है। लेकिन मैंने इसीलिए ये एक क्वेश्चन डाला था, क्योंकि एक बार मैंने देखा है कि डायरेक्शन से सवाल आया था, इस कारण से मैंने एक डाल दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो राम जो है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चलता है, तो कहीं से भी चालू करो और 5 किलोमीटर इसको नॉर्थ की ओर चलवा दो। ठीक है, नॉर्थ की ओर चला, उसके बाद टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम ए एट अ प्लेस, देन टूक लेफ्ट, यहां से चला जिसका नाम ए है। इसके बाद वो बाएं ओर मुड़ता है, हिंदी भी पढ़ लीजिए। 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है और उसके बाद बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, बाएं ओर यहां से मुड़ा तो इसका बायां यहां से इधर होगा। कितना चला? 3 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या है? नॉर्थ की ओर मुड़ा, और उसके बाद देन टुक लेफ्ट एंड टर्न, आई वॉकड 3 किलोमीटर, देन टुक राइट, टर्न एंड वॉकड 2 किलोमीटर। उसके बाद क्या हुआ? दाहिने मुड़ा,
फिर दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब इसके बाद जब दाहिने मुड़ेगा ना, तो इधर मुड़ेगा, और इधर कितना चला, 2 किलोमीटर चला। दाहिने मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब यहां से जब दाहिने मुड़ेगा तो फिर दाहिने यहां मुड़ेगा और 3 किलोमीटर चल दिया, सीधी लाइन में आ चुका है। दूसरे स्थान बी पर पहुंच चुका है, ये बी है। तो ए और बी के बीच की दूरी तो 5 ये है और 2 ये है, तो 7 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ऐसे प्रश्न आसानी से आप हल कर सकते हो। ठीक है, ये सब नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपको प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न दो व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के बीच परस्पर रैंकिंग पर आधारित है। ठीक है, क्रमशः 31 छात्रों की कक्षा में मनोज और सचिन शीर्ष से क्रमशः 31 छात्र हैं। इसमें जो मनोज है और दो व्यक्ति दिया गया है, एक मनोज है और एक जो है वो मनोज और कौन है, पढ़ लूं, मनोज और सचिन है, जो शीर्ष से 7वें और 11वें स्थान पे है। तो टोटल आपको पता है कि 31 छात्र हैं। ठीक है, 31 छात्र हैं। ऊपर से मनोज की रैंकिंग जो है वो 7वीं है, ऊपर से मनोज की रैंकिंग जो है वो 7वीं है, यहाँ से 7वीं आती है मनोज की रैंकिंग। तो यदि हम नीचे से मनोज की रैंकिंग को डिफाइन करें कि नीचे से मनोज की रैंकिंग कितनी है, तो वो कितना आएगा, तो टोटल 31 है, उसमें से हम 7 को घटाएंगे। अब चूंकि एक ही वाला 2 बार ऐड हो चुका है, तो 2 बार घट चुका है, इस कारण से एक को हम जोड़ देंगे, तो टोटल कितना आ गया, तो इससे आ जाएगा 25। तो नीचे से वो 25वें स्थान पे मनोज आ गया। अब सचिन जो है वो शीर्ष से 11वें स्थान पे है, सचिन जो है वो शीर्ष से 11वें स्थान पे है। अब सचिन तो है, तो सचिन को नीचे से भी तो देखेंगे। तो सचिन को जब नीचे से हमने देखा तो सचिन क्या है, वो फिर से वही हाल हो जाएगा कि 31 31 -11 और +1, क्योंकि ये वो 2 बार घट जाता है, तो यहां से वो 21 आ जाएगा, यहां से वो 21 आ जाएगा घटाओगे तो आपको समझ में आ गया। अब आपसे पूछा रहा है कि उनसे संबंधित रैंकिंग कौन सी है, तो 25 और 21 आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब हम 18वें नंबर सवाल की ओर बात करते हैं। 17वां हो गया, 18वां नंबर का। 18वां नंबर का सवाल है कि हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक एक से अधिक बार आएगा। इंटरेस्टिंग सवाल है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विषम अंक में एक जोड़ दिया, जो जो भी ऑड है ना उसमें एक जोड़ दिया, एक जोड़ दो आप। तो ऑड है कौन, ऑड है उसमें एक जोड़ो, और इवन है उसमें 2 घटा दो। तो ऑड 1 है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। ऑड 3 है उसमें एक जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ऑड 7 है, 7 में एक जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। और इवन 4 है उसमें से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। 8 4 है, इसमें से 2 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंक एक से अधिक बार आया है। कौन है जो एक से अधिक बार आया है, मतलब ज्यादा बार आया है, तो 2 आया है 2 बार, 6 आया है 2 बार, उसके बाद 4 आया है 2 बार, तो 2 आया है 2 बार, 6 आया है 2 बार, 4 आया है 2 बार। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 2 4 6। ठीक है, अब हम 19वें नंबर की ओर बात करते हैं। 19वां नंबर है कि x जो है वो x माइनस वाई का अर्थ है ना कि x y की माता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन दर्शाता है कि Q P का पुत्र है। तो ऐसे प्रश्न को आपको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा एकदम ऑप्शन से। तो आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से ऑप्शन को मतलब आपका किस्मत पे निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से ऑप्शन को चूज कर पाते हो। तो ये किस्मत है, नहीं तो चारों के चारों आपको चेक करने पड़ेंगे। कोशिश करते हैं हम बी ऑप्शन से लेके चलते हैं, क्योंकि बी ही इसका आंसर है, तो बी ही को मैं सीधा चेक कर दूंगा। ठीक है, तो बी को चेक करूंगा। तो P माइनस क्यू, तो सबसे पहले देखिए कि माइनस का अर्थ है कि x जो है वो y की माता है। तो y जो है इसका मतलब हुआ x y की माता है, तो P जो है ना वो Q की माता है। और Q गुना R,
गुना वाला में चलते हैं। क्यू गुना आर मतलब एक्स गुना वाई का अर्थ है कि एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है। तो क्यू गुना आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू है वो आर का पिता है। तो आपसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन दर्शाता है कि क्यू जो है वो पी का पुत्र है, क्यू जो है वो पी का पुत्र है, यही वाला तो दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से आंसर बन जाएगा। ठीक है, 19 हो गया। 20 नंबर सीटिंग अरेंजमेंट है। बहुत अच्छा सवाल है, आपको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ये एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, इतना है। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। जेड जो है ना वो वी के दाएं से दूसरे और वाई के ठीक बाएं बैठा है। एक इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है कि जेड जो है ना, जेड जो है वो वी के दाएं से दूसरे, तो वी का दायां, इधर सबका मुंह है तो वी का दायां कितना होगा, वी का दायां इधर होगा, तो वी का दायां से दूसरा, तो ये दूसरा हो गया, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, एक स्थान ऐसे छूट जाएगा। और वी के दाएं से दूसरा, वी के दाएं से दूसरा, तो पहला और दूसरा, ठीक है, दाएं हो गया। और y के ठीक बाएं बैठा है, y के ठीक बाएं बैठा है, तो y के बाएं हो गया, ये भी ठीक हो गया। u और v के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, u और v के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इधर u आएगा और इनके बीच में एक ही व्यक्ति को हम बैठाएंगे। ठीक है, केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ। डब्लू जो है ना वो यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे तो डब्लू नहीं होगा, तो डब्लू यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यू भी डब्लू हो गया, तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा। तो अब से क्रम क्रम आपका ये बन गया, उत्तर की ओर मुंह करके सब बैठा हुआ है, तो यू, ठीक है, ये क्रम बन गया। तो आपसे पूछा रहा है कि दाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है, तो दायां छोर इसमें से कौन सा है, ये राइट है। यहां से दूसरे स्थान पे तो पहला पे वाई, दूसरा पे जेड, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से आंसर बन जाएगा। तो 20 नंबर का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम मैथ्स की ओर बढ़ते हैं। मैथ्स का सवाल पूछा रहा है कि ये जो है वो किससे विभाजित है, तो ऐसा जब भी प्रश्न आए, मतलब कि x का पावर a प्लस y का पावर a ऐसा कुछ रहे ना, तो इसका मतलब होता है कि ये x प्लस वाई से कटेगा। तो सीधा सा 41 और 83 को जोड़ दो तो 84 से कटेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो पहला का ऑप्शन नंबर डी हो गया। दूसरा का पूछा जा रहा है कि प्राइम नंबर से रिलेटेड है, कि क्वेश्चन को इंग्लिश में मैं सबसे पहले पढ़ देता हूँ। वन थर्ड ऑफ द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 18 द स्क्वायर ऑफ। पूछा जा रहा है कि 5 से बड़ी लेकिन 18 से कम, 5 से बड़ी लेकिन 18 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग का एक तिहाई किसका वर्ग है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि 5 से बड़ा, 5 से बड़ा अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर पूछा जा रहा है। ठीक है, प्राइम नंबर पूछा जा रहा है कि जो 5 से बड़ा हो और 18 से छोटा हो। तो 5 से बड़ा 7, 11, 13, 17, ये हो गया। अब पूछा जा रहा है कि इनका योग, योग मतलब इनका जोड़ आपसे कह रहा है, तो इनका जोड़ आप जब करिएगा तो अब वो 48 आएगा, 48। अब बोल रहा है कि इसका एक तिहाई, तो 48 का एक तिहाई कितना होगा, 16 होगा। 16 किसका वर्ग है, तो 4 का वर्ग है, ऑप्शन नंबर डी आंसर बन जाएगा। सवाल है कि एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरे हैं, तो एक फार्मर के हाउस में चिकन और गोट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ देयर हेड इज 42। टोटल नंबर ऑफ जो हेड है ना वो 42 है। तो मान लिया ना, ऐसे प्रश्नों में आपको आता होगा बनाना बहुत अच्छे तरीके से, तो मान लिया कि सभी गोट ही हैं। जो ज्यादा संख्या वाला होगा ना, जिसका पैर ज्यादा होता है ना, उसी को मानते हैं। तो आपको हेड कितना नजर आया, तो उनके सिरों की कुल संख्या 42 है। तो यदि मान लेंगे कि सभी गोट हैं, सभी बकरी है,
तो 42 के 42 बकरी हो जाएगा तो उनका 4 पैर होगा, ठीक है। तो 168 पैर हो जाएगा। लेकिन उनके पैरों की कुल संख्या जो है वो 138 ही है। हमने कहा कि 168 है, लेकिन कहाँ? ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि 138 ही पैर है। तो ये जो बचा हुआ पैर है वो किसका है? तो बचा हुआ 30 पैर है, वो किसका होगा? 30 पैर जो है वो मुर्गियों का ही तो होगा, क्योंकि वो तो दो दो पैर वाला है। तो ये दो दो पैर की मुर्गियां हैं, तो ये कितनी मुर्गियां हो जाएंगी? वो 15 मुर्गियां हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो 23 का ए। 24 नंबर का सवाल है, दो काम करते हैं, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में करते हैं, और बी टुगेदर कैन वर्क डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। तो ए और बी जो है वो 6 डे में काम करते हैं। ए जो है वो एलोन वर्क कर सकता है, अपने खुद अकेला वो वर्क कर सकता है 9 दिन में। इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द वर्क? अकेले बी कितने दिनों में करेगा? तो दोनों का एलसीएम 18 होगा, 9 दूना 18, छतरी 18। तो ए और बी की इफिशियंसी 3 है, और ए का केवल 2 है, तो बी की इफिशियंसी 1 होगा। ए की इफिशियंसी से 18 काम को करने में 18 दिन लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। पुरुषों के एक समूह ने 10 दिनों में एक काम को पूरा करने का फैसला किया, ठीक है। 10 दिनों में उन्होंने एक काम को पूरा करने का फैसला किया, मतलब टोटल काम ये हो गया, ठीक है। टोटल काम ये हो गया। लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे, 5 जो है उनमें से अनुपस्थित रहा। तो टोटल इतना था, उसमें से 5 अनुपस्थित रह गया। यदि शेष समूह ने 12 दिनों में काम को पूरा कर दिया, तो यही तो टोटल काम है ना, इधर भी टोटल काम, इधर भी टोटल काम है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 26वें नंबर के सवाल की बात करें तो 26वां नंबर का सवाल है, वो जो है वो सीआईएसआई पे आधारित है, कि एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए 5% की दर से और 3 वर्षों के लिए 8% की दर से अर्जित साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। लेकिन आप मान लो ना कि प्रिंसिपल जो है वो 100 ही है, ठीक है। तो ऐसे में पीटीआर सिर्फ हो जाएगा, पीटीआर सिर्फ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है कि आपको अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है? तो साधारण ब्याज 100 तो हमेशा कट ही जाएगा। मूलधन जो है वो सेम है ही, मूलधन तो सेम है ही, कहीं मूलधन की चर्चा है नहीं, तो मान लो कि सेम ही है। तो सब तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या है ना, 6 गुना 5 बचेगा, और 3 गुना 8 बचेगा। तो यहाँ से जो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 8, तो ये 5 और ये 4, तो 5 4 कहीं नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है। पूछा जा रहा है आपसे। 27वां नंबर का सवाल है कि, देखते हैं, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं कि असम वाज इन्वेस्टेड फॉर 3 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया गया, 6%, 12% और 18% इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली। तो आपको फाइंड करना है कि द सम अमाउंट इतना होता है 3 ईयरों में, तो आपको प्रिंसिपल फाउंड करना है। अमाउंट जो है ना, मिसधन है, वो 20,000 होता है 3 सालों में, तो आपको जो है वो फाइंड करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे डाला गया है 6 वर्ष, 12 वर्ष, 6%, 12% और 18% पे निवेश किया गया है। 3 वर्षों में अमाउंट जो है वो इतना मिलता है, तो आपको मूल राशि है वो ज्ञात करनी है। तो ऐसे प्रश्नों को या तो आप फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, नहीं तो जो तरीका होता है, जैसे 6% है, तो कोई जो है वो 100 है तो वो 106 हो रहा है, मतलब वो 50 है तो 53 हो रहा है। ऐसे करके ही सॉल्व आप कर सकते हो। उसके बाद 12% है तो 12/100 आप इसको कर लो, तो यहाँ से 6 आ जाएगा, या यहाँ से 50 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाए, 3 आ जाएगा, यहाँ से 25 आएगा। तो कोई 25 है तो वो 28 हो जा रहा है। ऐसे करके सॉल्व कर लो। 25 है तो वो 28 हो जा रहा है। उसी तरह से जो 18 को कन्वर्ट करोगे तो 18 हो जाएगा, वो 50 होगा, वो 59 हो जाएगा। 18 को जब आप सॉल्व करोगे तो 9/50 आएगा।
तो कोई 50 है वो 59 हो जाएगा, तो ऐसे करके आता है। अब इधर वाला और इधर वाला को इक्वेट किया जाता है, ये सॉल्व करने का तरीका है, नहीं आता है बस देख लीजिएगा, इसी तरह से सॉल्व होता है। या फिर जो करना हो आपको, आपको यदि इससे आसान तरीका आता है तो आप उनको आसान तरीके से कर सकते हो। इनको आसानी से काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 14 भी लिख सकते हो, यहाँ पे 25 भी लिख सकते हो। और कोई कटता है तो देख लो, तो नहीं कटता है कोई भी, तो यहाँ पे जो लिखिएगा वो ये प्रिंसिपल होगा और ये अमाउंट होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल इतना आ गया, 25 गुना 25 गुना 50, 25 गुना 25 गुना 50, ये प्रिंसिपल हो गया। 25 गुना 50 प्रिंसिपल है, और अमाउंट जो है वो ये वाला है। लेकिन हमसे क्या बोला जा रहा है कि अमाउंट जो है वो ये है 20,000 है, तो अमाउंट को आप 20,000 कर दो। अमाउंट को 20,000 करो, लेकिन हमसे अमाउंट कितना आ रहा है, तो मेरा तो अमाउंट ये आ रहा है 53 गुना 14 गुना 59। मेरा अमाउंट आ रहा है 53 गुना 14 गुना 59। प्रिंसिपल कितना है, 25 गुना 50। सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करके आप आंसर निकालोगे तो 142 ये वाला आंसर बन जाएगा, एनटीपीसी में पूछा गया है। तो मैं मानता हूं थोड़ा सा टफ है, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो आपको देखना पड़ेगा। मैं मिटा देता हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, वो भी सीआईएसआई से है। यहां से आप कंफर्म रखो, दो सवाल आएंगे ही। 1400 की राशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर प्रतिशत प्रति वर्ष 18 515 हो जाती है। 1400 की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर पर, एक निश्चित दर प्रतिशत पर प्रति वर्ष 18,515 हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि ब्याज 8 मासिक रूप से संयोजित होता तो समान राशि पर समान समय में समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता। ऐसे प्रश्न है, बहुत जो है वो प्रॉब्लम दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको रेट जब कन्वर्ट करना आ जाएगा ना तो कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो रेट को कन्वर्ट करना जरूर सीख लीजिए, मैंने बता रखा है कि रेट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले 2 वर्षों के लिए टी जो है वो 2 वर्षों के लिए दिया गया है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है, 14,000 है। अमाउंट क्या है, वो 18,525 है। तो टी कितना दिया है, 2 वर्षों में इतना से इतना हो जाता है। तो 2 वर्षों में जब इतना से इतना हो जाता है तो 1 वर्षों में कितना से कितना हो जाएगा, तो ये कहीं ना ये रूट होता ही है। 2 वर्षों में तो रूट होगा, 3 वर्षों में तो क्यूब होगा। तो जब आप इनको सॉल्व करिएगा ना, तो इसको जब कट कुट करिएगा तो यहाँ से 400 और 529 बचेगा। ये बचेगा 400 और ये 529। सॉल्व करिएगा इसको और इसको कट करिएगा तो 400 का रूट करोगे तो 20 आएगा, और यहां से रूट करोगे 529 तो ये 23 आएगा। मतलब प्रिंसिपल 20 है और वो 23 हो जा रहा है, तो रेट कितना होगा, प्रिंसिपल 20 है तो सीआई कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 20 है तो सीआई 3 होगा। देखो मैं रेड कलर में ले लेता हूं पहले, ज्यादा आसान होगा। तो ये दो है ना, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। तो डिफरेंस क्या है, वो एसआई है। तो एसआई बराबर तो 3 आ गया। तो 3 बराबर मूलधन गुना समय 1 वर्ष गुना दर बटा 100। ऐसे ऐसे ही तो सॉल्व करोगे। तो यहाँ से रेट क्या आ जाएगा, यहाँ से जब रेट करोगे तो वो 15% आ जाएगा रेट। समझ में आया रेट 15% कैसे आया, 20 25 100 पंती है 15, रेट बराबर 15%। अब रेट आया 15%। अब बोल रहा है कि 8 मासिक रूप से संयोजित किया जाए। जो रेट है वो 8 मासिक रूप से संयोजित किया जाए। तो आप देखिए कि 8 मासिक रूप से संयोजित करना है, मतलब 8 महीने में एक बार हमको रेट लेना है। 8 महीने में रेट की एक बार गिनती करनी है। अभी हम क्या कर रहे थे कि 1 साल में एक बार गिनती कर रहे थे, लेकिन अब हम 8 महीने में ही एक बार गिनती करेंगे। तो R इक्वल टू है वो 15% है। अब 8 महीने में ही एक बार करेंगे, 8 महीने में ही एक बार करेंगे, तो ये कितने साल का है, तो ये 1 ईयर का है। तो ये महीने में यदि बात करें, देखो 15/12 हो जाएगा महीना, 15/12 महीना हो जाएगा। 15/12 जो होगा वो कितना, 1 महीने का हो जाएगा। 1 माह का रेट जो हो जाएगा वो 15/12 हो जाएगा। उसी तरह से हमें 8 माह का रेट निकालना है, तो 15
बटा 12 गुना 8 माह। ऐसे ही रेट निकलता है। ये रेट कैलकुलेशन करने का यदि तरीका आपको पता है तो आप ऐसे प्रश्नों को एकदम आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये रेट है, तो 4 दूना 8 चरती है 12, तो 4 दूना 8 चरती है 12 तो बनती है 15। तो यहाँ से जब रेट को सॉल्व करिएगा तो वो 10% आ जाएगा। अब आपका इफेक्टिव रेट जो है ना वो 10% ही बचता है। इफेक्टिव रेट है वो 10% आया है। अब इसी 10% को 3 माह के 2 साल, अब समय कितना दिया है वही समय बोल रहा है, मतलब 2 साल का समय है। तो 2 साल का समय है मतलब 24 महीना है। 8 महीने पे एक बार ले रहे हो तो 24 महीने पे कितने बार लोगे? 3 बार लोगे। 24 महीने पे 3 बार लोगे, 3 टाइम्स लोगे ना भाई। तो 3 टाइम्स लोगे। अब यहां से 10% है तो 10 को कोई धन है तो वो 11 हो जा रहा है। 1/10 ही है ना, तो वो 11 हो रहा है। मतलब 1000 जब उसका प्रिंसिपल होगा ना तो वो जो उसका अमाउंट होगा वो 1331 हो जाएगा, वो 1331 हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि मेरा प्रिंसिपल 1000 नहीं है, 14,000 है, तो 14 गुना है। ये 14 गुना है तो अमाउंट भी तो हमारा 14 गुना हो जाएगा। अमाउंट भी तो 14 गुना हो जाएगा। उसी तरह से सीआई भी तो 14 गुना हो जाएगा। तो सीआई यहाँ से क्या क्या निकल के आता है? सीआई यहाँ से 331 निकल के आता है। तो 331 को भी 14 गुना जब आप करोगे तो 4634 हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से 4634 कौन सा ऑप्शन बन रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं 29वां नंबर का सवाल। टाइम एंड वर्क डिस्टेंस का सवाल है। ठीक है, थोड़ा मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में। ए स्टूडेंट रीच अ स्कूल ऑन हिज बाइसिकल इज इन 3/2 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। एक छात्र अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। ठीक है, वो 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। तो डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस यदि आप निकालोगे तो डी बराबर क्या होगा? तो 8 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, 3/2 घंटे में चल रहा है, तो डी बराबर क्या होता है? समय, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो यहाँ से टोटल 12 किलोमीटर का दूरी आ गया। 12 किलोमीटर का दूरी आ गया। अब क्या होता है कि ऑन द रिटर्न जर्नी ही रेस्ट फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे रुकता है, एंड टेक अ रूट विच इज 1 किलोमीटर शॉर्टर। मतलब 11 किलोमीटर ही आपको उसको आना है, 11 किलोमीटर ही अब चलना है उसको। अब आगे क्या करता है? What should be the percentage increase in the speed of the bicycle so that he reached home in the same time? जिस समय में पहले पहुंचता था उसी समय में अब भी पहुंचने के लिए उसे अपने स्पीड में कितने परसेंट का इंक्रीज करना पड़ेगा? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो 11 टोटल दूरी है, तो ये दूरी हो गया। अब इसका जो समय है, पहले एक्स समय लगता था, पहले जो है वो एक्स समय लगता था। पहले जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा एक्स किलोमीटर। पहले जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता था, पहले 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता था। अब हमको इंक्रीज करना है तो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा से इंक्रीज कर दोगे। अब इसके कारण 3/2 है ना, वो 1 घंटा वो रेस्ट भी तो करता है, 1 घंटा वो रेस्ट भी तो करता है। तो 3/2 आवर में पहुंचता है और वो शॉर्टर रूट रहता है और 1 घंटा रेस्ट करता है। तो ये हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब जब x बराबर 3 आ गया तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? 3 इंक्रीज हुआ, कितना में हुआ? 8 में हुआ। तो कितना परसेंट आ गया? तो वो 37.5% आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 30वां नंबर का सवाल कहते हैं कि रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। वह 25% की दूरी पैदल चलता है, 25% जो है वो पैदल चलता है, 30% जो है वो बस से चलता है और 15% दूरी है वो ट्रेन से चलता है। तो 30, 20, 50, 60 और 70 तो दूरी उसने खत्म कर दिया। अब उसको बचा हुआ है 30% दूरी।
30% जो दूरी है ना, शेष दूरी वह हवाई जहाज से तय करता है। तो 30% दूरी वो एरोप्लेन से तय करता है। तो बोल रहा है कि रवि ने हवाई जहाज से कितनी दूरी तय की। तो टोटल जो दूरी है वो 1200 किलोमीटर है। टोटल जो दूरी है वो 1200 किलोमीटर है। तो 30% उसका चला है हवाई जहाज से। तो 1200 का 30% क्या हो जाएगा? 360। ठीक है, तो यहां से 360 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे 30 जो ऑब्जेक्टिव वाले जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब सेक्शन नंबर बी आता है, जहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। इंग्लिश का सेक्शन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है, आपको ऐसे लिखना है, तीनों में से किसी एक पे आपको ऐसे लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखने हैं, और आपको एक ऐसे के लिए 5 मार्क्स है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऐसे लिख दिया गया है। पहला है डॉरी प्रैक्टिसेस, दूसरा है कि वाटर पॉल्यूशन जो हुआ है उसका कारण क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है, और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसको खत्म करने के लिए। तीसरा जो ऐसे है वो है इंडिया का स्पेस ओडिसी, आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान 3 तक। ठीक है, तो चंद्रयान ही रखो, 3 आप ऐड कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, तो ये पूरा आपका ऐसे है। इस ऐसे का मैं एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप ऐसे को रट नहीं सकते हो, इसको सीखना पड़ेगा। तो हर ऐसे को आप हम उनको एकदम बाइफरकेट करके देखेंगे, उनको तोड़ेंगे कि आखिर ऐसे है उसका क्या होता है, उसका स्केलेटन आपको तैयार होना चाहिए। आपको यदि उसका स्केलेटन याद हो जाएगा, उसका सांचा यदि आपको याद हो जाएगा, तो आप आसानी से उस सांचे में फिट कर दोगे और आपका ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी सांचे को हम सीखने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबा भी जाता है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये जो है ना, मैंने ऐसे लिख कर यहाँ पे रखा है। जैसे डोरी प्रैक्टिसेस है उसका ऐसे 143 वर्ड्स के आसपास में मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन हम ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज कि कौन से पॉइंट्स जो है वो आपको ऐड करने चाहिए। तो सबसे पहला जो ऐसे है वो क्या है, तो वो डॉरी प्रैक्टिसेस है। तो दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई, ये हमारा ऐसे है। अब इस ऐसे का आपका संरचना कैसा होगा, इसका सांचा आपका कैसा होगा, सबसे पहले इसी सांचे को ही आपको पकड़ना पड़ेगा कि इस ऐसे का सांचा क्या है। तो मैंने पिछला वीडियो में ही ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि इसका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब पार्ट होता है। तो इंट्रो आप लिखोगे जिसमें दहेज प्रथा को एक बुराई के रूप में आप दिखाओगे, क्योंकि आपका टॉपिक ही बुराई के रूप में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसका मीनिंग और अर्थ को लिखोगे, उसका हिस्ट्री यदि कुछ है तो उसको आप बताने का थोड़ा सा प्रयास करोगे। उसके बाद सीधे आप मूव करोगे कि इसका कारण आखिर क्या रहा है, इसके काउजेस क्या रहे हैं कि डॉरिक प्रैक्टिसेस है वो बढ़ रहा है। और इस डॉरी प्रैक्टिसेस जो है, इसका समाज की महिलाओं पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसका जो है वो समाज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और महिलाओं पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद हम कुछ लीगल प्रोविजंस की भी चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा क्या-क्या लीगल प्रोविजंस है वो किए गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे इस जो डॉरी प्रैक्टिसेस हैं उसको कम या फिर खत्म किया जा सके। उसके बाद हम बात करेंगे कि अपना कुछ सुझाव आप दोगे कि आखिर इस डॉरी प्रैक्टिसेस है, इनको एलिमिनेट आपको करना है, इनको समाप्त करना है, तो आखिर क्या उपाय आप सुझा सकते हो, आपके दिमाग में क्या चीजें आती हैं। तो ये आप लिखोगे लास्ट पैराग्राफ में, और उसके बाद आप कंक्लूड कर दोगे सारी चीजों को। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन आप इस तरह से लिख सकते हो कि डॉरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट हार्मफुल सोशल इविल्स इन इंडियन सोसाइटी। दहेज प्रथा जो है वो भारतीय समाज की सबसे पुरानी और हानिकारक सामाजिक बुराई में से एक है। इट अफेक्ट्स वुमेन डीपली, यह जो है वो महिलाओं को गहराई रूप से प्रभावित करती है।
एंड ऑफ्टन लीड टू वायलेंस, और कई बार तो यह हिंसा का भी रूप ले लेती है, और यह मानसिक उत्पीड़न का भी रूप ले लेती है, और यह इवेंचुअली जो है वो डेथ का भी कारण बन सकती है। डेथ के कारण भी, हत्या के बारे में मैंने डेटा आपको दिखाया था, पिछला ही डेटा था कि लगभग 6000 जो महिलाएं हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करती है। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस का वो सामना करती है, तो ये एक रीजन हो सकता है कि इसके कारण भी वो डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करे। दहेज को लेकर, दहेज की मांग को लेकर, सास हो या फिर उसके जो और भी रिश्तेदार हो, उनके द्वारा ये किया जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। पहला तो इसकी बुराइयों के बारे में आपने चर्चा कर दी, इसका क्या इफेक्ट होगा। अब उसका थोड़ा सा मीनिंग और इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। हम मीनिंग के बारे में चर्चा करेंगे कि डॉरी प्रैक्टिसेस जो है वो उसका मतलब क्या होता है। तो डॉरी प्रैक्टिसेस रेफर टू मनी, प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल that a bride's family gives to the groom's family at the time of मैरिज। सीधी सिंपल सी बात आपको करना है। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात आपको करना है कि दहेज वह धन या संपत्ति या उपहार होता है जो विवाह के समय लड़की के परिवार के द्वारा लड़के के परिवार को दिया जाता है। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। पहले यह जो है वो सहायता के रूप में दिया जाता था। यह भी आपको पॉइंट आउट करना है कि इट वॉज मेंट टू हेल्प द न्यू कपल्स स्टार्ट देयर लाइफ। यह जो है वो पहले सिस्टम में क्या होता था कि पहले न्यू कपल को ये दे दिया जाता था क्योंकि वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सके, अपना लाइवलीहुड वो स्टार्ट कर सके, जिससे उनका जीवन यापन चल सके, उसके लिए ये लाया गया था। लेकिन यह धीरे धीरे जो है वो मांग में बदल गया, डिमांड में आ गया कि ये जब मिलेगा तभी होगा, अदरवाइज शादी नहीं होगा। तो ऐसे इसका हिस्ट्री और अर्थ रहा। बाकी हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, उतने पॉइंट्सों को नहीं लिखेंगे कि पहली बार भारत में जो प्रिंस था उसको दहेज मिला था। उससे पहले भी आप यदि कोई पॉइंट लिखना चाहते हो तो पॉइंट लिख देना कि जो है वो काशी दहेज में मिला था। काशी दहेज में मिला था किसको? तो काशी दहेज में मिला था चंद्रगुप्त अजाद शत्रु के पिता, तो बिंदुसार को मिला था। बिंदुसार को ये मिला था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। काशी दहेज में मिला था मगध साम्राज्य में, ये बात आपको ध्यान में रखोगे, ये सब पॉइंट आउट कर दोगे तो हिस्ट्री में लिख सकते हो। ठीक है, अब दहेज की बात करें कारणों की, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लोगे, आपका ऐसे कुछ इस तरह से जाएगा। इस ऐसे में पहला तो एकदम चारों तरफ से, जिसको चौथाई बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं, वो छोड़ना ही होता है ऐसे लिखने में या फिर आंसर राइटिंग में, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। यदि एग्जामिनेशन में दिया रहे तो ठीक है, नहीं दिया रहे तो एकदम छोटा सा छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा छोड़ देंगे कि आपके पास पेज ही नहीं बचे। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन पार्ट रहा, ये आपका कंक्लूजन पार्ट रहा, और बीच में यहाँ पे आप पॉइंट्स जो है वो लिखते चले जाओगे। ध्यान रखना है कि पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट में नहीं लिखना है, बुलेट पॉइंट में नहीं लिखना है। क्या गलतियां नहीं करनी है वो ध्यान रखो। तो पहला है कि बुलेट बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखना है। दूसरा है कि हेडिंग लगा के नहीं लिखना है, हेडिंग लगा के नहीं लिखना है। तीसरा है कि आपको जो है वो ये वर्ड्स जो है ना, जैसे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है, ये सब वर्ड्स तो ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो भी चीजें लिखनी है उसको एकदम एक पेज पे, क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो उस क्वेश्चन पेपर पे आप उसको फ्रेमिंग तैयार कर लो कि आपको कौन कौन सा पॉइंट जो है वो लिखना है, ताकि आपका भटकाव ना हो, ताकि आप रैम्बल ना कर पाओ। तो रैम्बल जो है उससे बचने के लिए आप पॉइंट्स बना के एक बार आउटलाइन तैयार कर लो, जिससे आपको ऐसे लिखने में आसानी होगी। बाकी इस पे मैंने काफी डिटेल से वीडियो बना रखा है। तो चलिए अब हम काउजेस पे बात करते हैं। तो पहला काउजेस है कि भारतीय समाज जो है वो पैट्रियार्कल माइंडसेट का है। प्राचीन काल से ही जो पुरुष है उनको उनकी कार्यशैली के कारण
उनका कार्यशैली जो है, उनका जो बॉडी की संरचना है, बॉडी की जो बनावट है, उस कारण से धीरे-धीरे जैसे पैट्रियार्टिकल जो है उसकी ओर बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि काम जो है ना वो महिलाओं से ज़्यादा पुरुष करते थे उस समय, और ये ऑब्वियस था उस समय, ठीक है? वो ऑब्वियस था उस समय कि पैट्रियार्कल माइंडसेट समाज रहना। क्योंकि महिलाएं जो होती थी वो पुरुषों से कम कार्यकुशल होती थी। ऐसा मत कहिएगा कि कम कार्यकुशल होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में होते हैं। ऐसा ही होता है, अभी भी है और पहले भी था। कुछ मामलों में पुरुष जो है वो होंगे ही, क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट ही ऐसी जो है वो बनाई गई है। ठीक है? उनकी शारीरिक बनावट ही है जो महिलाओं से ज्यादा मजबूत बनाया गया है। उदाहरण स्वरूप आप ले सकते हो, जैसे मैरी कॉम है ना, आप लिख लो मैरी कॉम। मैं उदाहरण दे रहा हूं। ये जो मैरी कॉम है ना, ये आप नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल जो लोग होते हैं, नॉर्मल जो महिलाएं होती हैं, उनसे ये जरूर सही रहेंगी शारीर मतलब फाइटिंग करने में। जो इसका प्रोफेशन है उनसे वो जरूर सही रहेगी मैरी कॉम। लेकिन यदि इनको सीधा साधा एक पुरुष बॉक्सर से लड़वाया जाए, एक मेल बॉक्सर से लड़वाया जाए, तो इसकी उतनी इफिशियंसी नहीं रहेगी जितना एक मेल का होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इस साल के ओलंपिक में भी देख सकते हो कि एक ट्रांसजेंडर ने कैसे पूरा खेल को बदल के रख दिया था। तो ये एकदम रियली में है, ठीक है, ये रियली में है। दैट्स वाई धीरे धीरे, जैसे भोजन की भी खोज करनी हो, गाय को चराना हो, वो प्राचीन काल में कौन करता था? शिकार करना हो, ये कौन करता था? ये पुरुष करते थे, क्योंकि महिलाएं जो है ना उतनी नहीं दौड़ पाती थी। जो एक डेटा की यदि मैं बात करूं, जो किताबें मैंने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग 120 किलोमीटर पर घंटे, 120 किलोमीटर तक जो पहले के जो लोग होते थे ना, वो 120 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा के जानवरों को मारते थे और उसको खाते थे। तो इसके लिए ना, चूंकि शारीरिक बनावट पुरुषों की सही है, महिलाओं की अपेक्षा अच्छी है, इस कारण से धीरे धीरे ये माइंडसेट डेवलप हो गया। ठीक है? तो धीरे धीरे ये माइंडसेट डेवलप हुआ, और इसके कई और रीजन है, उनमें हम डिटेल रूप से आप नहीं जा पाओगे। जैसे महिलाएं चली जाती हैं दूसरे के घर में, जो पुरुष होते हैं वो रहते हैं, इस कारण से उनको जो है वो एक बुढ़ापे का एक सहारा के रूप में भी काम करता है पुरुष। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता, और धीरे धीरे यही रीजन रहा कि वो जो है वो दहेज एक रीजन रहा, जिसके कारण जो है वो महिलाएं हैं उनको बर्डन के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है? उनको बर्डन के रूप में देखा जाने लगा, और आगे चल के क्या हुआ कि ये जो भ्रूण हत्याएं हैं ना, जो भ्रूण हत्या है मतलब जो है वो जो आप मिसकैरेज नहीं, क्या बोलते हो, मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा अभी। तो भ्रूण हत्या आप समझ रहे हो, ठीक है? मतलब बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार देना होता है ना, तो वही कहलाता है भ्रूण हत्या। एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ पा रहा है। ठीक है? तो ये भी एक रीजन क्या रहा, ये इसका भ्रूण हत्या का दो रीजन तो मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि पहला तो दहेज, और दूसरा रीजन क्या रहा था कि समय है वो मध्यकाल से पहले का, तो उसको बोलते हैं पूर्व मध्यकाल। ठीक है? अर्ली मिडेवल एज जो है, उस समय आक्रमण, इन्वेजन जो है, इन्वेजन जो है वो मुस्लिमों का स्टार्ट हुआ भारत में। भारत का जो उत्तरी पार्ट था, उत्तर पश्चिम का पार्ट था, वहां पे इन्वेजन स्टार्ट हुआ इनका। अब इनका जो इन्वेजन है, ऐसा नहीं है कि इनसे पहले कभी इन्वेजन नहीं हुआ था, लेकिन इनका जो इन्वेजन हुआ ना वो बहुत खराब रहा भारतीय समाज के लिए। क्योंकि इनका इन्वेजन जो था ना, वो दूसरे धर्म के जो भी लोग होते थे उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। सेम ईसाई भी करते थे, लेकिन वो रेप तक नहीं जाते थे। वो रेप तक नहीं जाते थे। वो भारतीय जो महिलाएं होती हैं, राजों की महिलाएं होती हैं, उनसे रेप नहीं करते थे। उनको जो है वो अपने यहाँ ले जाके उनसे काम नहीं करवाते थे। ये सब नहीं होता था। उनको एक एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं वो यूज करते थे। लेकिन जैसे ही मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, उनका मेन फोकस यही रहा। उनका मेन फोकस यही हो गया था, ये और धन को ज्यादा से ज्यादा लूटना, और दूसरे धर्म वाले लोग को अपने धर्म में कन्वर्ट करवाना। तो यह एक रीजन था जिसके कारण
भ्रूण हत्या है ये भी जो बढ़ा। ठीक है, तो ये काफी मैं डिटेल में चला जा रहा हूं तो उतना नहीं जाना है। तो ये समझ में आ गया पैट्रियार्कल समाज है, तो आप पॉइंट वाइज एक दो पॉइंट बस आपको लिखना है। दूसरा है कि सोशल प्रैक्टिसेस होती है, सामाजिक दबाव होता है, फैमिली को दिखावा करना होता है, प्रतिष्ठा के लिए ज्यादा खर्च करना होता है शादी में, इसके लिए भी दहेज जो है वो लिया जाता है। ऑलमोस्ट दहेज का जो भी जो मैं देखता हूँ, दहेज यदि आपको जैसे आपको मान लिया कि 30 लाख दहेज मिल रहा है, तो उस 30 लाख में ना ऑलमोस्ट आप मान लो कि 20 से 25 लाख तो है वो आपका ज्वेलरी में ही खर्चा हो जाएगा। ये ऑब्वियस होता है। हालांकि वो ज्वेलरी लड़के पक्ष का ही रहता है, लेकिन ये है, अगर आपको कोई दहेज नहीं लेगा ना तो उसको अजीब टाइप से देखा जाता है कि कुछ ना कुछ तो लड़के में प्रॉब्लम होगी, तभी तो वो दहेज नहीं ले रहा है। तो यह भी एक माइंडसेट ऐसा चला गया है। उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एजुकेशन, आई एम नॉट सेइंग कि एजुकेशन वो पढ़ाई वाला नहीं, तो एजुकेशन के कारण यदि दहेज कम होता तो आप देखिए कि कोई भी एसआई बन रहा है, कोई भी डीएम बन रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको बिहार में आप बनिएगा ना तो आपको शपथ पत्र होता है। आपको शपथ पत्र में लिखवाया जाता है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है कि शराब आप नहीं पियोगे, इसके लिए आप वचन दो। दूसरा है कि आप दहेज नहीं लोगे। लेकिन ये दोनों धड़ल्ले से चलता है तो इस शपथ पत्र का कोई भी वैल्यू नहीं है, ये सीधा इसका स्थान डस्टबिन में होता है। तो शिक्षा का ये तो कारण नहीं रहा, नहीं तो ऐसे थोड़ी हो जाता कि एसआई जो है वो 35 लाख तिलक लेता, डीएम जो है वो 75 से 80 लाख रुपए तिलक लेता, दहेज लेता। ऐसा नहीं होता। लेकिन आप मैं बात कर रहा हूं ऐसे एजुकेशन की जो मोराल हो, जो सामाजिक हो, उन सबको हमको जगाने की जरूरत है। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उनको हमको जगाने की जरूरत है, जिससे हम इस बात को समझ सकें कि दहेज जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है, ना कि ये किताबी एजुकेशन जिसको लेकर 35 लाख 40 लाख तिलक लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद लालच भी होती है। कुछ यदि पॉजिटिव में यदि पॉइंट आपको लिखना है तो पॉजिटिव में आप पॉइंट्स लिख सकते हो कि महिलाओं के लिए हो जाता है कि अच्छे खराब घर की भी महिलाएं, मतलब आर्थिक रूप से जो खराब हो, जिनका चेहरा थोड़ा सा खराब हो, मतलब एज कंपेयर टू बॉय। तो पॉजिटिव पॉइंट में यह भी लिख सकते हो ना कि महिला जो है ना वो, मतलब खराब घर की भी महिलाओं का उच्च घर की महिलाओं में शादी हो सकता है, पुरुषों में हो सकता है। ये मेल का यदि स्टेटस है और ये फीमेल का यदि स्टेटस है तो यहाँ पे शादी हो सकता है इतने उच्च घर में भी। किसके दम पे? तो वो दहेज के दम पे ये हो सकता है। एक काली महिला का शादी एक सफेद महिला से हो सकता है, पुरुष से हो सकता है, किस दम पे? तो दहेज के दम पे। तो ये पॉइंट आप पॉजिटिव पॉइंट में लिख सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट में ये लिख सकते हो, लालची लोग ऐसा करते हैं। बाकी ये जो काले गोरे वाला है, ये जो काला गोरा वाला भेद है, ये अंग्रेजों का है दिया हुआ, जिसको हमने एकदम दिमाग में सेट करके रखा है। ठीक है, बहुत बुरा, बड़ी बुराई है ये, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ये यूरोपियन माइंड सेट है ना, बोले ना उपनिवेशिक उपनिवेश जो चला गया हमारा अंग्रेज, उसने हमारे दिमाग में कुछ चीजें फिट करके गया है और उसी में ये काला और गोरा वाला भेद है, जिसके कारण पूरा कॉस्मेटिक मार्केट है वो चलता है, पूरा क्रीम वाला मार्केट इसी पे चलता है। अब इसके प्रभाव की हम बात करेंगे, इफेक्ट की बात करेंगे कि इफेक्ट कौन है। तो इफेक्ट दो प्रकार से देखेंगे, पहला तो समाज के पर क्या इफेक्ट पड़ता है और दूसरा वुमेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो समाज में वायलेंस और डेथ बढ़ती है, वायलेंस और डेथ बढ़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है, इवन महिलाओं को डॉरी के लिए जला भी दिया जाता है। उसके बाद फोर्टिसाइड, यही वर्ड देखिए मुझे याद नहीं आ रहा था। फोर्टिसाइड मतलब भ्रूण हत्या होती है, ये वर्ड पूछा भी जा सकता है, तो फोर्टिसाइड आपको ध्यान में रखना है। तो फीमेल का फोर्टिसाइड होता है। इसके दो रीजन मैंने आपको बताया था, पहला दहेज और दूसरा जो है वो मुस्लिमों का आक्रमण। इस कारण से ही आप देखोगे ना, आपको सवाल भी पूछा जाएगा, जो राजपूत समाज है ना, राजपूत समाज है, इसमें भ्रूण हत्या सबसे अधिक मिलेगी और कहाँ मिलेगी? तो वो राजस्थान के आसपास सबसे ज्यादा मिलेगी, राजस्थान के आसपास सबसे ज्यादा मिलेगी, ये आपने देखा होगा। तो ये मध्यकाल। तीसरा एक रीजन हो सकता है कि वंश चलता है कैसे, आपका नाम कैसे रहेगा कि ये किसका बेटा है, तो ये इसका बेटा है, लेकिन बेटी का नाम नहीं चलेगा, तो वंश किस पे चलता है। इस कारण से भी वंश को आगे चलाने के लिए ऐसी भी मानसिकता लोगों की होती है, इस कारण से भी वो जो है वो भ्रूण हत्याएं करते हैं, क्योंकि वो मतलब
3 चाइल्ड उनके हो, 2 चाइल्ड ऑलरेडी है उसके पास, एक मतलब मान लिया कि एक बेटी है, दूसरा भी आ रही है वो बेटी ही होगी, तो वो नहीं चाहेगा कि 2 बेटी आए, वो चाहेगा कि हमारे पास दूसरा जो है वो बेटा आए, उसके बाद हम स्टॉप कर दें। क्योंकि वो उतना वहन नहीं कर पाएगा, वो उतना ज़रूर शिक्षित है कि उसे पता है कि 2 से ज़्यादा जो है वो चाइल्ड नहीं होने चाहिए, नहीं तो खर्चे हम नहीं वहन कर पाएँगे। यदि आप खर्चे वहन करते हो तो आपको एकदम आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड ये करता है कि आप खर्च कितना कर पा रहे हो, उनको शिक्षा कितने अच्छे तरीके से दे पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो है वो 4 बच्चे कर लिया और उनको पढ़ाने-लिखाने का, उनकी जो देखभाल करने का आपके पास पैसा ही नहीं है, तो ऐसे नहीं, पैसा है तो आप जितना भी करो, ये आपकी मर्ज़ी। बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ। एक समस्याएँ हो सकती है कि भारत में उस अकॉर्डिंग जनसंख्या के अकॉर्डिंग एरिया नहीं है, तो ये एक समस्या हो सकती है जिसके कारण आपको कम बच्चे पैदा करने चाहिए। ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। इमोशनल ट्रॉमा, मानसिक उत्पीड़न भी बहुत ज़्यादा होता है दहेज के कारण, प्रताड़ना की जाती है महिलाओं को, जिससे वो आत्महत्या की ओर भी बढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्रेशर ऑन पुअर फैमिली, जो गरीब परिवार होते हैं उन पर दौरी का जो है वो बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खेत को बेचना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, उस कर्ज के जो है वो चक्र में, कर्ज के कुचक्र में वो फँस जाते हैं। और दिखावा भी आजकल एक, उस दिखावा के कारण भी ना दहेज बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है? कुछ कानूनी प्रोविजन आपको एकदम जरूर ऐड करना है, ये वाला तो एकदम पॉइंट मस्ट ऐड करना है। जैसे डॉरिक प्रैक्टिसेस प्रैक्टिसेस एक्ट 1961 लाया गया, जिससे जो है वो दहेज को प्रतिबंध किया गया। दहेज लेना और देना दोनों दंडनीय अपराध है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक उपहार शब्द को किया गया है, उपहार शब्द दिया गया है, और इस उपहार में आप दहेज ले सकते हो, कोई भी उपहार लेने में समस्याएं नहीं होती है। तो इसका आप क्रिटिसिज्म भी करोगे कि अभी समाज उतना परिपक्व नहीं हो पाया है ना कि इस लॉ को लागू कर सके, और ना ही गवर्नमेंट इस लॉ को लागू करने में उतना ध्यान देती है। तो जैसे ही भारतीय समाज थोड़ा परिपक्व होता चला जाएगा, तो ये दहेज सिस्टम जो है ना वो खुद ब खुद खत्म होता चला जाएगा। जैसे कि आप देखते हो कि एक जात जात सिस्टम कैसे खत्म होते चला रहा है। तो महिलाओं की आर्थिक रूप में जैसे ही भागीदारी, सबसे बड़ा यदि आपको कोई सजेशन देना हो ना, तो महिलाओं, सबसे बड़ा सजेशन आप दोगे कि महिलाओं की जो आर्थिक भागीदारी है ना, इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो महिलाओं की यदि बढ़ती है, वुमेन की इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ती है, तो ये सबसे क्रूशियल होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो दहेज प्रथा को खत्म करेगा। क्योंकि जब महिलाएं 50,000 कमा के आपको देंगी, तो कौन चाहेगा कि दहेज लेना, वो तो चाहेगा कि बस 50,000 महीने वाली आ जाए। समझ में आ गया? उसके बाद इसमें दूसरा रीज़न आप लिख सकते हो, लव मैरिज होना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए। ये सब ना दहेज को कम करेगा। ठीक है? तो ये सॉल्यूशन में जब आप सॉल्यूशन दोगे तो वहां पे बताओगे सेक्शन 498 आईपीसी का, जो कि अभी तो बदल गया होगा, ये आप ऐड कर सकते हो। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया था 2005 में, जो कि जो महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस झेलती है उनको ये हेल्प करता है। उसके बाद भारत सरकार का अभियान चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जन जागरूकता अभियान, जिससे काफी हेल्प मिलता है। ठीक है? तो ये आपको कानूनी प्रावधान और सरकार का प्रयास हमने देखा। अब इसको कैसे खत्म किया जा सके, तो सबसे पहला कि जागरूकता होनी चाहिए। एजुकेट करिए पीपल को, जो डॉरी है सिस्टम है वो इलीगल है, वो हार्मफुल है, ये किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता है। तो ऐसा करके उनको जागरूक करिए कि दहेज वो ना ले। ठीक है? दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि गर्ल को एजुकेट करिए, लड़कों की तरह ही उनको शिक्षित करिए। तो गर्ल और बॉय को एजुकेट करिए इस संदर्भ में कि दहेज आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल तो मतलब क्या ही बोल सकते हैं। आप यह भी कुछ एक्सट्रीम पॉइंट भी जा सकते हो कि दहेज जहाँ होता है ना, वहां पे आप जाने से मना करिए, तो ये तो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा। ठीक है? वुमेन को एम्पावर करिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका आर्थिक सहभागिता बढ़ाइए। तो सबसे जरूरी है, आर्थिक सहभागिता यदि बढ़ती है तो वो आसानी से जो है वो दहेज को खत्म कर सकता है। उसके बाद कंक्लूड हम करेंगे कि डॉरी सिस्टम इज ए स्टेन ऑन आवर सोसाइटी। दहेज प्रथा जो है वो हमारे समाज का एक कलंक है। डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड, पढ़ लिख लोग भी इस बुराई को निभाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, ये भी आप मेंशन करोगे। मेनी स्टिल फॉलो दिस इविल प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा अभी भी इस कानून को फॉलो करते हैं, इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। ओनली विथ अ स्ट्रॉन्ग लॉ, सोशल रिफॉर्म,
एंड अवेयरनेस कैन रिमूव इट कंप्लीटली। यह रिमूव कैसे हो सकता है? तो स्ट्रॉन्ग लॉ से, सोशल रिफॉर्म से, और इसमें अवेयरनेस लाकर ही इसको कंप्लीटली हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा ऐसे हो गया, और उस ऐसे को हम यहाँ पे लिखे हैं। ऐसे जब भी लिखना हो तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखो कि डॉरी इज डीप रूटेड सोशल इविल दैट डिवैल्यूज वुमेन एंड प्रमोट इनइक्वालिटी। डेफिनेशन के रूप में थोड़ा सा लिख दिया। उसके बाद महात्मा गांधी का एक कोट मैंने लिख दिया कि एनी यंग मैन हु मेक्स डॉरी अ कंडीशन टू मैरिज डिस्क्रेडिट हिज एजुकेशन एंड हिज कंट्री। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हो, और उसके बाद आपका ऐसे यहाँ पे लिखा जाएगा। दूसरा जो ऐसे है वो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। दूसरा जो ऐसे है वो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट वाइज ही देखोगे ना, तब ज्यादा मजा आता है, अदरवाइज आप याद नहीं कर पाओगे चीजों को। स्ट्रक्चर मैंने बताया है कि सबसे पहले काउज लिखोगे, उसके बाद उसका प्रभाव लिखोगे, उसके बाद क्या कितना ये जरूरी है इसको एड्रेस करना, ये बात पे बात करोगे कि कितना ये समस्या गंभीर है। उसके बाद सॉल्यूशन की बात करोगे, फिर सरकार क्या कर रही है उसके बारे में बात करोगे, और फिर जो है वो कंक्लूड कर दोगे। तो इंट्रोडक्शन आप लिखोगे कि वाटर इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जीवन का आधार जो है वो जल है। फ्रॉम ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग टू इंडस्ट्रियल यूजेज, पीने, सिंचाई और उद्योग में इसके प्रयोग के बिना जीवन संभव नहीं है। वाटर प्लेज एन एसेंशियल रोल इन आवर सर्वाइवल। ठीक है, हाउ एवर द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटरोएटिंग रैपिडली ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। दिन प्रतिदिन वाटर की जो गुणवत्ता है वो खराब होती चली जा रही है, जिसका मुख्य कारण जो है वो जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण के कारणों में बात करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट मैंने काफी डिटेल से बता रखा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो केमिकल टॉक्सिक इंडस्ट्री से निकलते हैं, उनको जो है वो ट्रीट नहीं किया जाता है। हैवी मेटल्स निकलते हैं, आर्सेनिक उदाहरण स्वरूप आप लिख लो, जिससे जो है वो रिवर जो है वो कॉन्टेमिनेट होता है। यही रिवर का पानी जो है वो जानवर पीते हैं तो जानवर को नुकसान होता है। यही रिवर के पानी से सिंचाई होती है तो खेत को नुकसान होता है। तो अल्टीमेटली बहुत नुकसान है इस वाटर पॉल्यूशन से। उसके बाद सीवेज और डोमेस्टिक वेस्ट होता है। सीवेज ट्रीटमेंट सही से नहीं होता है, जिस कारण से शहरों में जो है वो अनट्रीटेड वाटर जो है वो नदियों में डाल दिया जाता है, जिसके कारण नदी जो है वो दूषित होता है। और आप जानते हो कि नदी दूषित होगा तो क्या होगा। एग्रीकल्चर रन ऑफ बहुत ज्यादा होता है। एक्सेस यूज होता है फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का। इन सब से जो है वो वाटर जो है वो खराब होता है। यही जो इंसेक्टिसाइड है, ये जो जितने भी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सब है, ये जमीन के अंदर चले जाते हैं, और जमीन के अंदर जाके वाटर को दूषित करते हैं। तो आर्सेनिक सबसे अधिक मात्रा में इसी कारण तो मिल रहा है, और कैंसर का बहुत बड़ा खतरा एक बिहार में बनता चला जा रहा है। प्लास्टिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है, यह भी जो है वो बहुत बुरी तरीके से वाटर को प्रभावित करता है। तो प्लास्टिक बोतल, बैग, पैकेजिंग ब्लॉक, ड्रेन एंड हार्म मरीन लाइफ। ठीक है, तो ये पहला तो वाटर को ड्रेनिंग सिस्टम में प्रॉब्लम करती है। उसके बाद जो है वो समुद्री जीवन के लिए भी ये खतरा रहता है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस में बात करें तो हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। कौन कौन सी आ सकती है? तो कॉलरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। ये सब पॉल्यूटेड वाटर के कारण हो सकता है, तो ये सब आपको लिखना है। जैव विविधता को क्या नुकसान हो सकता है? तो फिश मर सकता है, अदर एक्वेटिक स्पीसीज खराब हो सकता है। इस कारण से पूरा एक्वेटिक जो फूड चेन है वो खराब हो जाएगा। इससे जानवर मर सकते हैं, सॉइल जो है वो खराब हो सकता है। ये सारा आप ऐड कर सकते हो। भूजल दूषित मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि पोल्यूटेड स्लीप इनटू द ग्राउंड, नीचे चला जाता है, और मेकिंग अंडरग्राउंड वाटर अनसेफ, जिसके कारण जो है वो अभी बिहार में सबसे अधिक कैंसर की जो पेशेंट है वो दिखे जा रहे हैं। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित सिंचाई से जो फसल है, मिट्टी है, उन सबका गुणवत्ता खराब होता है। अब ये समस्या कितनी गंभीर है? तो जल सीमित संसाधन है, और स्वच्छ जल की उपलब्धता घटती चली जा रही है। तो ये बहुत जरूरी है एम्फेसाइज करना कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस एक पॉइंट लिखना है और नहीं कुछ लिखना है। ह्यूमन लाइफ एंड इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन वाटर क्वालिटी। उसके बाद डिले एक्शन विल लीड टू द इनरिवर्सिबल डैमेज। तो इनमें से कोई एक पॉइंट आप इसके इंपॉर्टेंस पे लिख दोगे। समाधान और उपाय की बात करें तो वाटर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए जो सबसे पहले ट्रीट करके वाटर को नदियों में फेंके। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे पेस्टिसाइड है उनका कम यूज हो सके। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना चाहिए।
उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, अवेयरनेस कैंपेन चलना चाहिए, ये पॉइंट है ना, बहुत जरूरी है ऐड करना अवेयरनेस कैंपेन को। उसके बाद वाटर कंजर्वेशन पे भी बात करना है, जैसे रूफ टॉप वाटर कंजर्वेशन आपको बना लेना है। जो मतलब एक दो सुझाव आप दे दीजिएगा कि रेन हार्वेस्टिंग आपको कैसे करनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करती है, वाटर को रिसाइकिल कैसे करना है, ये सब एक आध सुझाव आप दे सकते हो। सरकार ने नमामि गंगे प्रोग्राम चला रखा है नदियों की सफाई के लिए, ठीक है। दूसरा जल जीवन मिशन चला रखा है कि 2024 तक सबको नल से जल दे दिया गया है। उसके बाद ग्रामीण घरों में जल का पहुंच हो गया। उसके बाद नेशनल वाटर पॉलिसी है, वो भी लाया गया है। निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हो कि वाटर पोल्यूशन इज ए क्राइसिस दैट अफेक्ट एवरी लिविंग बीइंग ऑन अर्थ। इट इज नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ए कलेक्टिव ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। लेट अस प्रोटेक्ट आवर वाटर फॉर बेटर हेल्थियर टुमारो। ठीक है, तो ये अब आपने देखा, यहाँ पे आपको उससे संबंधित ऐसे मिल जाएगा। आप कोटेशन लिखो, बहुत बेटर होता है कोटेशन लिखना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बारे में हमने लिख लिया। तीसरा जो हमारा है वो इंडियन स्पेस ओडिसी, इसको मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे चर्चा कर रखा है, तो यहाँ पे मैं इसको चर्चा नहीं करूंगा। इंडियन स्पेस ओडिसी है, मैं वीवीआई करके टॉपिक डाला हूँ, वीवीआई ऐसे का स्ट्रक्चर टॉपिक डाला हूँ। उस ऐसे के स्ट्रक्चर टॉपिक में आप जाओगे तो ये जो स्पेस ओडिसी वाला है ना, ये मिल जाएगा। इसके स्ट्रक्चर पे मैं थोड़ा सा बात कर देता हूँ आपको, जिससे आपको ध्यान में रहे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बाद हिस्टोरिकल बिगिनिंग है आर्यभट्टा, और उसके बाद अर्ली मिशन, उनको एम्फेसाइज कर दोगे। उसके बाद इसरो का ग्रोथ कैसे हुआ इस पे बात करोगे, इसरो के कुछ की अचीवमेंट्स हैं उन पे बात कर लोगे, चंद्रयान और उससे आगे जो जो मिशंस रहे उन पे बात करोगे, वैश्विक रिकॉग्निशन हुआ है उस पे बात करोगे, आगे क्या चुनौती है उसको बात करोगे और उनका समाधान क्या हो सकता है, और फिर निष्कर्ष लिख दोगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मैंने लिख दिया। ऐतिहासिक में मैंने लिख दिया कि पहला जो है वो आर्यभट्टा गया था। तीसरा जो है वो इसरो का विकास मैंने लिख दिया कि 1969 में स्थापना हुआ, उससे थोड़ा सा रोहिणी लिख दो, चंद्रयान 1 तक लिख दो। उसके बाद अर्ली मिशन जो है वो अभी अपकमिंग मिशन ये सब आने वाले हैं, जैसे गगनयान हो गया, आदित्य L1 तो चला गया है। उसके बाद इसका भारत का गौरव कैसे बढ़ा है, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद वैश्विक पहचान कैसे बढ़ी है, उसके बारे में यहाँ डिटेल लिखी हुई है। तो मैंने ये सारी आपको बता रखी है, तो दोबारा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें कंप्लीट हो गई। अब हम ऐसे की बात करते हैं, लेटर की बात करते हैं। तो आपको 100 वर्ड्स में लेटर लिखना होता है। एक टॉपिक पे कोई भी लिखना है तो पहला टॉपिक है एक लेटर लिखना है, एडिटर को लिखना है, जिसमें एडिटर का नाम नेशनल डेली जो न्यूज़पेपर है उसको लिखना है, हाईलाइट करना है करप्शन हो रहा है और इन इरेगुलरिटी हो रही है कहाँ पे, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में, आपके एरिया में। आपको डिस्क्राइब करना है स्पेसिफिक जो भी चीजें हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड का डिस्क्राइब करिए, फेक बेनिफिशियरी है उसको डिस्क्राइब करिए, और सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन जो है उसको भी आप डिस्क्राइब करिए। और उसके बाद आप डिमांड करना है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन स्कीम एग्जीक्यूशन टू इंश्योर दैट डिजर्विंग फैमिली रिसीव एडिक्वेट हाउसिंग। तो ये ऐसा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो फ्रॉम और टू लिखना है, तो ये फ्रॉम नहीं भी लिखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी ये लिखियो अपना नाम, सोशल एक्टिविस्ट आप हो, आपका एड्रेस, पिन कोड आप डाल दीजिएगा। नीचे आप मेल और फोन नंबर भी डाल सकते हो, ऊपर भी डाल सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। किसको लिख रहे हो, टू जरूर लिखना है, ये वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिख रहे हो, यही है ना पहला प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही लिख रहे हो। और सब्जेक्ट आपका क्या है, तो कंप्लेन रिगार्डिंग करप्शन इन प्रधानमंत्री आवास योजना। सर मैडम दोनों लिखोगे, एक नहीं लिखना होता है। उसके बाद अपना इशू है उसको डिफाइन करोगे, और दूसरा में क्या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो लिखोगे। काफी डिटेल से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज कर पढ़ लो। उसके बाद ये लिखना है, एकदम कॉपी है, ये सब रटना है। सौरभ सिंह सोशल एक्टिविस्ट पटना, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर अपना लिखोगे, मेल लिखोगे फर्दर कांटेक्ट के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये लिखा जाता है। दूसरी बात करें तो एक इसी तरह से हिंदी का भी है, सेम एकदम है हिंदी का। आप देखिए, हिंदी में भी दहेज प्रथा है, तो मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरह से हिंदी का है, प्रेषक नहीं लिखना है, लेकिन प्राप्तकर्ता को लिखना है, किसको जा रहा है, सौरभ सिंह सामाजिक कार्यकर्ता पटना बिहार, ये हो गया। जिला कलेक्टर को लिख रहे हो, जिला कलेक्टर पटना बिहार को लिख रहे हो। आपका विषय ये है, महोदय और महोदया दोनों लिखना है।
पहला टॉपिक में अपनी समस्याओं को बताना है पहला पैराग्राफ में, दूसरा पैराग्राफ में आपने क्या चाह रहा है, आप क्या चाह रहे हैं उसको बताइए, कंक्लूड करिएगा इस तरह से। भवदीय भी लिख सकते हो, सादर भी लिख सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। अपना नंबर और अपना जो है वो नंबर के बाद क्या होता है, मेल जरूर डाल देना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको लिखना होता है। उसी तरह से सेम आपको दूसरा ऐसे की मैं बात करता हूँ। दूसरा ऐसे है, एक लेटर लिखना है, वो भी कंप्लेन वाला लेटर है। आपको कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को लेटर लिखना है, रेपुटेबल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का, जो आपने रिसेंटली परचेज किया है अप्लायंस, वो वारंटी पीरियड में है। ठीक है, उसको कंप्लेन आपको करना है। क्लियरली स्टेट दैट मॉडल नंबर आपको लिखना है, डेट ऑफ परचेज लिखना है, स्पेसिफिक डिफेक्ट लिखना है जो भी आप फेस कर रहे हो। उसके बाद रिक्वेस्ट करना है रिप्लेसमेंट का या फिर फुल रिफंड का। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है। फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाकी ऐसे ही होगा। ठीक है, टू सेम होगा, टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई लोग को देख रहा हूं मैं यहाँ पे डेट लिखते हैं, तो डेट यहाँ पे नहीं लिखना है, डेट को यहाँ पे ही लिखना है, लेफ्ट साइड में ही लिखना है। ऐसा डेट ना कार्यालय पत्र होता है वहां पे लिखा जाता है, तो आप मत लिखिए। सब्जेक्ट क्या है, तो कंप्लेंट रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, जो भी मैन्युफैक्चरिंग आपको करना है और रिक्वेस्ट करना है रिप्लेसमेंट का, सर और मैडम दोनों लिखना है। सारी चीजें आपको इस तरह से दी गई है, पहले में आपका कंप्लेन रहेगा, दूसरे में आपका रिक्वेस्ट रहेगा। हर चीजें जो भी मेंशन करनी है वो सारी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, हिंदी में भी ऐसा ही है। तीसरा है, एक लेटर आपको लिखना है म्युनिसिपल अथॉरिटी के पास, जिसमें आप कंसर्न आपका है वो सैनिटी सैनिटी को लेकर है, साफ सुथरा जो है वो उसको उस कंडीशन को लेकर है आपके नेबरहुड में। डिस्क्राइब करना है कि इस कारण से कितना हेल्थ हजार्ड्स हो रहा है, कितना गार्बेज बिन जो है वो ओवरलोड हो चुका है, ड्रेन जो है ड्रेनेज सिस्टम खराब हो चुका है, इरेगुलर वेस्ट कलेक्शन हो रहा है, इस कारण से हेल्थ जो है वो समस्याएं हो रही है। उसके बाद एम्फेसाइज करना है रिस्क इससे क्या कितना बढ़ रहा है, मलेरिया, डेंगू, कॉलरा, ये सब का। और जो भी अथॉरिटी इससे संबंधित है उनको अर्ज कर रहा है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि इमीडिएट एक्शन आप लीजिए और इम्प्रूव करिए सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि इंश्योर हो सके पब्लिक हेल्थ। फ्रॉम की जरूरत नहीं है, बाकी मैंने बताया ये तीनों आपको लिखना है। पिन कोड ऐड कर दीजिए। ठीक है, पिन कोड जरूर ऐड कर दीजिएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और उसके बाद पटना बिहार को लिखना है। आपका सब्जेक्ट ये रहा, सर मैडम दोनों लिखना है। पहला में आप अपनी समस्याओं को लिखोगे और दूसरा पैराग्राफ में आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे, और उसके बाद ये आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और उसके बाद अपना मेल दोनों लिखना है। यहाँ लिख दो या फिर ऊपर लिख दो, कोई समस्या नहीं है। जैसे ये सब तब नहीं लिखा जाता है ना, जब आप एक लेटर पोस्ट ऑफिस में बंद करके, ये लिफाफा होता है, फाइल लिफाफा होता है, और इस लिफाफे में आप बंद करते देते हो ना, तब यहाँ पे टू लिखते हो, यहाँ पे फ्रॉम लिखते हो, और यहाँ पे टू लिखते हो। ऐसे करके लेटर भेजा जाता है पोस्ट ऑफिस से, ऐसे ही तो भेजोगे ना। तो ये अंदर, चूंकि अंदर भी ये लिखना पड़ेगा कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है इडियम एंड फ्रेजेस की बात करें, तो इडियम एंड फ्रेजेस में आपको सबसे पहले तो समझ रख के रखना है। कई स्टूडेंट्स हैं, उनका मैसेज भी आ रहा था कि कैसे इडियम एंड फ्रेजेस को लिखा जाए, क्या लिखने का तरीका होता है, क्या पहले मीनिंग लिखना है और या क्या सिर्फ मीनिंग लिखना है, या फिर उसके साथ उसका अर्थ भी लिखना है। तो देखिए, मीनिंग भी लिखना है, सीधा लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडियम्स, एंड उसका सेंटेंस में यूज करना है। तो सबसे पहले अ पीस ऑफ केक है, तो अ पीस ऑफ केक है तो पैराग्राफ आप चेंज करके उसका मीनिंग लिख दोगे कि समथिंग वेरी इजी टू यूज, ऐसी चीजें जो बहुत आसान हो यूज करना। अब उसके बाद इसका एग्जाम्पल लिख दोगे कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एग्जामिनेशन इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ऐसा करके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ अलग लिखा होगा, फॉर ए सीजन्ड प्रोग्रामर, फॉर ए सीजन प्रोग्रामर फिक्सिंग दिस बग विल बी अ पीस ऑफ केक। ठीक है, उसके बाद वोल्फ इन अ शिप्स क्लोथिंग, वोल्फ इन अ शिप्स क्लोथिंग, तो पैराग्राफ चेंज करो, उसका मीनिंग लिखो कि अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड कर रहा है कि हार्मलेस है लेकिन वो बहुत हार्मफुल है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं। इसका आप एग्जांपल लिख सकते हो, बी कॉशियस ऑफ हिम, ही इज अ वुल्फ इन शिप्स क्लोथ।
ध्यान रखना है। लॉस्ट काउज, अ लास्ट काउज मतलब होता है होपलेस सिचुएशन, कन्विंसिंग हिम टू चेंज हिज हैबिट सीम्स लाइक अ लॉस्ट काउज। उसके बाद अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब होता है एक कमजोर आदमी। डिस्पाइट हिज क्लेम्स ही वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ एंड फेल टू लीड इफेक्टिवली। ये भी आप एग्जांपल लिख सकते हो। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, मतलब सेविंग मनी इज एज इंपॉर्टेंट एज अर्निंग। सी प्रेफर टू पिक हर लंच बिकॉज अ पेनी सेव्ड अ पेनी अर्नड। ठीक है, वो अपना लंच जो है वो ले जाती है घर से, ना कि बाहर जाके कैंटीन में खा के, क्योंकि जरूरी है कि आप कमाते हो तो आपको सेव भी करना चाहिए। उसके बाद आपको देखिए प्रिसाइज लिखना है, 5 अंक का है, आपको 1/3 जो है उसमें लिखना है। तो प्रिसाइज लिखने का तरीका होता है कि इसमें कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। पहला तो किस टोन में लिखा जा रहा है उसको याद रखना है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको ऐसे करके अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उन्हीं को ऐड करो। 12-15 से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे इतने बड़े ऐसे में, और उसी 12-15 को आप पैसेज में कन्वर्ट कर दोगे। उसी 12-15 से आप एक प्रिसाइज लिख दोगे। तो टोन आपको इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपको दिया हुआ है वो आपको लिखना है। एग्जाम्पल्स को हमेशा अवॉइड करिए, एग्जाम्पल्स को कभी मत लिखिएगा। बाकी इसके लिए मेरा वीडियो आपको जो पेड क्लासेस होती हैं वहां पे मिल जाएंगे। तो आपको इस तरह से एक जो पैराग्राफ दिया, एक पैसेज दिया गया है, इसको 1/3 में करके लिखना है। तो 1/3 में जब आप लिखोगे तो कुछ इस तरह से आपका जो है वो ऐसे प्रिसाइज आ जाएगा। देखिए कितना छोटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लोगे। एक हेडिंग भी आपको देना है, ना बोला जाए तब भी देना है। ठीक है, हेडिंग ना बोला जाए तब भी देना है। और यदि पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि हेडिंग नहीं देना है, तब हेडिंग आपको नहीं देना है। अदरवाइज नहीं बोले फिर भी आपको हेडिंग लिखना ही है। अब हम हिंदी की बात करते हैं। तो ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया तीनों को। लेटर भी मैंने ऑलरेडी तीनों डिस्कस कर लिया, क्योंकि सेम ही है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में सेम ही है। उसके बाद मुहावरे में बात करें तो 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस। तो 9 दिन चले 2.5 कोस, सबसे पहले तो इसका आपको अर्थ लिखना होगा। तो अर्थ हो गया कि बहुत धीरे धीरे काम करना, बहुत सुस्ती से काम करना, या फिर काम में अधिक समय लगाना। तो सरकारी दफ्तरों में काम जो है वो 9 दिन चले 2.5 कोस की गति से होता है, ऐसा लिख दो। दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ हो गया कि आश्चर्यचकित रह जाना। तो जब मैं उसे गाता हुआ सुना तो मैं दांतों तले उंगलियां दबा दिया। उसके बाद नाक का बाल होना मतलब बहुत प्यारा होना। तो वह अपने पिताजी का नाक का बाल है। उसके बाद जाके पैर न फटी विवाही, सो क्या जाने पीर पर आई, मतलब जिसका पैर फटता है उसी जो है वो पैर का दर्द वो समझता है। इसी तरह से एक और जो है वो इसी तरह से एक और है कहावत, लोकोक्ति ये होती है। एक कहावत और है हमारे यहाँ की, अ, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। प्रसव होता है जब बच्चे पैदा होता है उस समय का जो दर्द होता है उसको प्रसव बोल रहे हैं, प्रसव उसी को बोलते हैं। तो प्रसव की पीड़ा, इस प्रसव की पीड़ा को एक बांझ कैसे समझ सकती है, तो ये भी आप इसी तरह का आता है। मतलब जिस पे बीतती है वही समझता है, जिसने दुख देखा ही नहीं है उसको क्या पता चलेगा। तो जिस पे बीतती है वही समझता है। तो जब तक आप खुद गरीब नहीं होगे तक आप गरीबों की समस्याओं को नहीं समझ सकते। जाके पैर न फटी विवाही, सो क्या जाने पीर पराई, या फिर बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, ये दोनों यूज कर सकते हो। अकल पर पत्थर पड़ना, शायद आंसर मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो उसने एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया, लगता है उसकी अकल पर पत्थर पड़ गया है। फिर से आपको संक्षेपण 1/3 में करना है। मैंने बताया है कि संक्षेपण में क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो इसका टोन क्या है, किस टोन में लिखा जा रहा है, क्या क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो यदि क्रिटिसाइज किया जाए तो उसी टोन में आप भी लिखोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंटों को ऐसे अंडरलाइन कर दोगे। एग्जाम्पल्स को कभी नहीं ऐड करोगे, एग्जाम्पल्स को एकदम हटा देना है। इतना कर दोगे आपके लिए काफी है, बाकी वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है, पीडीएफ जो सॉल्यूशन है वहां पे मिल जाएगा। कहाँ है, यहाँ है। ये देखिए लिखा गया हेडिंग उपहार उत्साह और पहचान।
अब आती है बात कंप्यूटर एब्रिविएशन की। तो कंप्यूटर एब्रिविएशन 5 पूछा जाएगा। या तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रेफर करिए कि गलतियां जिसमें कम आपसे होती है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेजी हो, जहां गलतियां कम होती है, अशुद्धियां कम होती है, उसी में लिखिए। जेपीईजी है। जेपीईजी इसका मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप मैक एड्रेस के रूप में यूज किया जाता है। तो मीडिया असेस कंट्रोल इसका मतलब होता है। जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। मॉडम होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। और डैक होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, देखिए यहाँ पे सारा मिल जाएगा। तो आपको पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन उतना मैं नहीं करूंगा, सीधे प्रश्नों का उत्तर की ओर हम बढ़ते हैं। द शुगर फाउंड इन हाउस होल्ड इज। घरेलू उपयोग के लिए जो चीनी होता है वो क्या होता है? तो वो सुक्रोज होता है। वो क्या होता है? तो वो सुक्रोज होता है। एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में काफी डिटेल से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि पहला जो फिल्म बना था राजा हरिश्चंद्र, उसके प्रोड्यूसर कौन थे? तो उसके प्रोड्यूसर थे दादा साहब फाल्के। उसके प्रोड्यूसर थे दादा साहब फाल्के। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद असम का कौन सा व्यक्ति है जो भारत का राष्ट्रपति बना हुआ है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्व किया है? तो वो है फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो है। उसके बाद जो है वो रॉक मेमोरियल किससे संबंधित है, किसकी स्मृति में बना है? तो आपको पता है स्वामी विवेकानंद की स्मृति में रॉक मेमोरियल जो है वो बना है। उसके बाद बात करें 5वें नंबर सवाल की, तो पहला जो है वो लोकसभा का फर्स्ट लोकसभा का स्पीकर आपसे पूछा जा रहा है। लोकसभा का स्पीकर पूछा जा रहा है। तो लोकसभा का स्पीकर सीधे आपको लिखना है आंसर जीवी जीवी मावलंकर। ऐसा नहीं है कि जीवी का आप नाम ढूंढने चले जाओ, नहीं नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, जीवी मावलंकर चलेगा। बिहार विधान परिषद जो है उसके वर्तमान सभापति कौन है? तो इसके अभी वर्तमान में सभापति है अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह। बिहार के जितने भी मिनिस्ट्री हैं उनको याद रखिएगा, सवाल आते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य है जो कहाँ से है? तो कुचिपुड़ी नृत्य स्टैटिक क्वेश्चन 4 से 5 पूछे जाएंगे। तो स्टैटिक वाले पे आप काफी ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक क्वेश्चंस पे मैंने सारा जो है वो मेरी क्लासेस है वहां पे करवा रखा है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद जो है वो फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा जा रहा है जो ऑडिबल होता है ह्यूमंस के लिए। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आपको पता है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि जो गैस लेके जाती है मिक्सचर ऑफ गैस टू डाइवर्स कैरी टू ब्रीथ इन अंडर वाटर। अंडर वाटर में ब्रीदिंग के लिए जो मिक्सचर लिया जाता है वो किसका मिक्सचर होता है? तो वो मिक्सचर होता है ऑक्सीजन और हीलियम का। ऑक्सीजन और हीलियम का वो मिक्सचर होता है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि हरिशंकर प्रसाई है, हरिशंकर प्रसाद चौरसिया जो है वो क्या बजाते हैं? तो वो फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पेस बाय नेचुरल सिलेक्शन जो किताब है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। आसान सा सवाल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ओलंपिक में हॉकी खेलों को कब शामिल किया गया था? तो ओलंपिक में हॉकी खेलों को 1928 में शामिल किया गया था। एम्स्टर्डम का जो ओलंपिक था उसमें शामिल किया गया था भारत के द्वारा। पहला बार जो फील्ड हॉकी है ना वो 1908 में ही लंदन में आ गया था, लेकिन 1908 में एम्स्टर्डम खेलों के बाद ही एक अस्थायी रूप से हॉकी को शामिल किया गया था। आप कमेंट में बताइए कि हॉकी भारत कितनी बार गोल्ड मेडल हॉकी में जीत चुका है। क्या भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? आप मुझे कमेंट में बता सकते हो यदि आपको आता है। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय, तो वो थी संतोष यादव। उसके बाद शब्द पूछा जा रहा है डबल फॉल्ट किससे संबंधित है? तो डबल फॉल्ट जो है वो टेनिस से संबंधित होता है। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो पहले भारतीय सेना अध्यक्ष के.एम. करियप्पा होते हैं। तो जनरल के.एम. करियप्पा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमारा जो है वो सेट खत्म होता है। मेरे कुछ क्लासेस आते हैं, तो यदि आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये क्लास जो है वो केवल हिंदी और अंग्रेजी जो 40 नंबर का है वहां पे वीडियोस और पीडीएफ यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे। यदि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका मिनिमम फी जो है वो देकर यहाँ पे आपको 10 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और उसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे दे ही रहा हूं मैं। ये आप ज्वाइन कर लोगे
पेमेंट करना है कहाँ पे, तो पेमेंट इस नंबर पे आप कर सकते हो, 94 71 96 58 40। तो इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हो। ये मेरा फुल कोर्स है, तो इस फुल कोर्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी काफी समय है, 10 से 15 दिन से ज्यादा का ये चीज है भी नहीं। ठीक है, तो अभी काफी समय इसके लिए बच रहा है। तो ये रहा पूरा वीडियो टेस्ट नंबर 2 का। आई थिंक 1 घंटा 50 मिनट के आसपास पहुंच गया होगा, 2 घंटे के आसपास पहुंच गया होगा, तो इतना तो जाएगा ही जब मैं डिस्कशन अच्छे से करूंगा तो। अदरवाइज क्या ही फायदा करने का। ठीक है, तो मैंने सारी चीजों को आपको काफी डिटेल से बताया है। आपको एक काम करना है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप शेयर नहीं करते हो, जिस कारण से व्यूज जो है वो नहीं बढ़ता है। तो व्यूज को कम से कम बढ़ाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।